अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। तमाम देखने वालों को और नाज़रीन को नया साल मुबारक हो। नए साल का आगाज़ हो चुका है। साल 2023 से हम साल 2024 में दाखिल हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, लो बदला क्या? भाई बदलना क्या है? बदलना तो अपने अंदर है, हमें अपने अंदर तब्दीली लेकर आनी है। और वो तब्दीली इस तरह आ सकती है कि हमने जो पिछला साल गुजारा है उसमें हम सोचें और थोड़ा सा टाइम निकालें और देखें कि हमने जो है वो कहते हैं ना, क्या खोया क्या पाया। एक तो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इंसान अपने अंदर जब चीज़ों को एनालाइज करता है तो हम शुक्र भी अदा करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने अंदर जो तब्दीली है वो अपने अंदर से लाना शुरू कीजिए, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आइए, देखें, तदब्बुर करें, सोचें कि कौन से ऐसे काम हैं जो रह गए, कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो पीछे रह गए जिनको साथ में लाने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे दोस्त और अहबाब हैं जिनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे लेकिन एक अरसा हो गया उनसे बात हुए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक फॉरवर्ड मैसेज कर दें या मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो, आप बिल्कुल उसी के थ्रू कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। लेकिन ये है कि जो अपने रिश्ते हैं, अपने दोस्त हैं, अपने अहबाब हैं, उनके साथ आपको एक ताल्लुक़ ज़रूर इस्तेवार रखना है। और अल्लाह ताला भी जैसे फरमाते हैं ना कि रिश्तों को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते और रिश्तों का जो एहतराम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं कि ज़रा सी किसी बात पे अनबन हो जाती है और हम उनसे रिश्ता ख़त्म कर बैठते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, ये बहुत कम वक्त है हमारे पास और जिस तरह से तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं, तेज़ी से साल गुजर रहे हैं, हमें नहीं पता आने वाले दिन में हमारे पास कितनी ज़िंदगी है और हमने कब तक जीना है। तो जब तक जी रहे हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिविटी बिखेरिए और स्माइल्स बिखेरिए, आपके करीब करीब लोगों के साथ अच्छे से मिलिए ताकि आपका दिन और आपका जो आने वाला साल है वो अच्छा गुजरे। एक और चीज़ ये कि हमें कहते हैं ना कि नया साल कैसा गुजरेगा और हम ये सोचते भी हैं कि जो है वो इस साल में क्या करना है। तो अपना ज़रूर अपने अपने हिसाब से अपना गोल और मोटिव ज़रूर सेट कीजिए ज़िंदगी के अंदर कि आगे आने वाले दिन में या इस साल तक मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ या कहाँ देखता हूँ, या जो पिछले साल मैंने काम छोड़ दिए अब मुझे उनको ये करना है या नया क्या करना है। तो इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र कीजिए, गोल सेट कीजिए और उनको अचीव करने की कोशिश भी कीजिए। हमारे साथ आज मोटिवेशनल स्पीकर भी होंगे, उनसे भी जानेंगे कि नया साल आ तो गया है लेकिन अपनी ज़िंदगियों में नया और तब्दीली लाना कैसे मुमकिन हो सकता है, इस हवाले से भी बात होगी। हमारे जो मेहमान हैं उनका भी तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कराची के ब्यूरो चीफ हैं और हैप्पी न्यू ईयर आपको भी बहुत थैंक यू सो मच। सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं और वेलकम टू द शो। और साथ साथ जावेद भाई की तस्वीरें पता नहीं शेयर आप लोगों ने की है कि नहीं की, आपको तो अभी कोई रिसेंटली अवार्ड भी मिला है जावेद साहब, मैंने देखा आपके गवर्नर हाउस में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड। आपके तो साल का आगाज बड़ा अच्छा हो गया, फिर भी इतना सैड मुंह बना के बैठे, क्या वजह? नहीं, मुझे मैं आपको पहले तो अवार्ड के बारे में बताएं आप। ये मुख्तलिफ कैटेगरी में सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है हर साल अवार्ड देती है स्पोर्ट्स सपोर्टर्स को, ऑर्गेनाइजर्स को और कुछ खिलाड़ियों को जो राइजिंग स्टार्स हैं। तो उसमें इस बार मुझे भी उन्होंने मुंतखब किया अवार्ड के लिए। और कैसे मिल गया जावेद? हाँ, तो इतने अरसे से कर रहे हैं ख्वारी, तो इस बार उन्होंने कहा धांधली तो नहीं हो गई जी? धांधली तो नहीं हो गई? धांधली नहीं हुई, पहले भी मिलना चाहिए था लेकिन पहले नहीं मिला, अब इस बार मिल गया, ठीक है। नहीं, लेकिन ये हमारी तो मजाक चलता रहता है जावेद साहब के साथ, लेकिन बात ये कि ही इज़ अ वेरी सीनियर साउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं और बहुत ज़्यादा मकबूल भी हैं ख़वातीन में भी। पता नहीं, लेकिन लफ्ज़ मकबूल जो है उसके बाद जो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। अरशद इनका नाम आ जाए तो फिर खुद ब खुद जो है वो लोग जान लेते हैं कि कहाँ मकबूल है। मैं साल का आगाज़ कैसे किया आपने? तो खूब ज़्यादा फायरिंग वायरिंग तो नहीं कि पटाखे तो नहीं फोड़े, इतने सारे फायरिंग के वाक़यात बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है जिसको हम हवाई फायरिंग कहते हैं। और ख़ासतौर पे खुशी के मौके पे जब हम कोई समझते हैं, हम कहते हैं कि जनाब शादी में फायरिंग और इसकी फायरिंग, हवाई फायरिंग, लेकिन गोली जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है ना उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वापस आती है। बिल्कुल। सिंध पुलिस ने, कराची पुलिस ने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इक़दाम किए थे हवाई फायरिंग को रोकने के लिए, लेकिन इसके बावजूद कल रात 30 लोग मुख्तलिफ वाक़यात में गोली लगने से ज़ख्मी हुए। बच्चे भी शामिल हैं उसमें, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, 7 साल का बच्चा भी है, एक बच्ची भी है। तो ये बहुत गलत है, तो इस चीज़ से तो हमें बहुत ज़्यादा इज्तनाब करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आई आज तक ये बात कि क्या मज़ा आता है फायरिंग कर, क्या खुशी मिलती है? पता नहीं क्या खुशी मिलती है, पता नहीं किस बात का एक आपके अंदर एक क्या चीज़ जन्म ले लेती है। देखें, ये जो पिस्टल होता है ना, इसका या तो एक अजीब सा एक वो होता है कि लोहा जो है वो आपकी ठंडक जो है आपके अंदर गर्मी पैदा करता है क्या? मेरी नहीं समझ में आता है कि लोग क्यों जो ये पिस्टल हाथ में लेके सर्द रातों में जो है वो फायरिंग कर रहे होते हैं। इस रात ये बहुत सर्द मौसम होता है तो एक अजीब सी हमारे यहाँ एक थिंकिंग बन गई है कि यार खुशी का इजहार करने के लिए जो दूसरों की जो है वो दूसरों को दुख में या गम में मुब्तला करना है। इतना बड़ा शहर और जैसे ही 12 बजे पूरे शहर में जो है वैसे फायरिंग की आवाज़ें गूंज रही थी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो भाई आप खुशी मनाएं,
ज़रूर मनाएं, लेकिन इस तरह मनाएं कि उस दूसरों को जो है ना कोई नुकसान ना पहुंचे, दूसरों को दुख ना पहुंचे। आप ये देखिए क्या लोग कहते हैं सवाल के वो क्या बदला है, तो मुझे एक शेर याद आ गया कि वो जो है थोड़ा सा तब्दीली के साथ, ये जो साल बदला है ये बदला है या बदला है। हाँ। तो पता नहीं हम अपने जो माजी से है उससे कोई बदला लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के लिए कुछ बदलने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा, और उसका आगाज अपने आप से करें। आप क्यों इतने सैड हैं जावेद साहब? सुबह सुबह क्या हो गया? बता रहा था इतने खामोश आप हो रहे थे। कल से ही बहुत सारे मैसेज आए। ये पहला मौका है किसी भी साल में नए साल की मुबारकबाद। मैंने जवाब मुबारकबाद नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं यकीन करें मुझे बड़ा दुख है कि मैं फ़लस्तीन में जो वाक़यात हो रहे हैं, कोई पिछले 85 दिन में 22,000 लोग शहीद कर दिए गए, 50,000 ज़ख्मी हैं और कोई 70,000 घर तबाह कर दिए गए, स्कूल, मस्जिद, दफातर, हस्पताल तक नहीं छोड़ा इसराइलियों ने। तो हम लोग किस बात का मैं उनको यकीन करें अपना पड़ोसी, रिश्तेदार, मोहल्ले वाला समझ रहा हूँ, और मैं उनके गम में इतना वो हूँ। इस बार मैंने किसी को मुबारकबाद नहीं दी है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बार बड़ा अच्छा किया कि ऐलान किया कि उनके गम में यकजहती का इज़हार करें, लेकिन फिर भी हमारे लोग समझे नहीं कि यार आप उनको अपना समझो, और उनकी जो मुसीबत, परेशानी, इस वक्त तकलीफ़ में है, आप समझो कितनी तकलीफ़ में। अगर कोई हमारा अजीज़ हो तो हम कितनी, यानी वो बहुत परेशान है इस वक्त, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बात ये भी है कि एक मैसेज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हुकूमती लेवल पर भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी, कि हम उनके साथ मौजूद हैं, और यकीनन हमारे दिलों में उसके लिए तकलीफ़ भी मौजूद है, दर्द भी मौजूद है, और उसके बारे में हम बात भी करते हैं, दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है वो मदद फरमाए। एक और चीज़ बहुत अहम है, वो ये कि लोगों ने न्यू ईयर तो मनाया है, लेकिन बहरे टाउन में आपको पता है जैसे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, वहाँ पर भी फायरवर्क्स होना था, लेकिन इसी वजह से मनसूख कर दिया गया और कोई एक्टिविटी ऑफिशियली नहीं हुई। लोगों ने अब ज़ाती तौर पर जो है कुछ फायरवर्क्स किए और फायरिंग्स की। लेकिन जब सुबह मैं आ रही थी वहाँ से और ड्राइव कर रही थी, तो मुझे इंतहाई दुख और तकलीफ हुई इस बात को देखकर कि बड़ी तादाद में आप रोड पे, जहाँ पे गेट से आप एंटर होते हैं, वहाँ से लेकर और ये डांसिंग फाउंटेन तक कचरा ही कचरा में नज़र आया। वाटर बॉटल्स, जूस के डब्बे, चिप्स के पैकेट के डब्बे और रैपर्स, पता नहीं क्या क्या। मतलब वैसे मैं रोज़ाना आती हूँ तो वहाँ पर एक कचरे का निशान भी नहीं होता है। तो मैंने कहा यार लोग आए होंगे, देखा होगा ये अपना ही शहर है, अपना ही मुल्क है, हमारे ही घर हैं, लेकिन जहाँ सीवियों पर आप देखें क्या हाल करते हैं लोग सड़कों पे। हालांकि सीवियों की सड़कें साफ़ होती हैं, सीवियों की सफाई भी हो रही है, बहुत बेहतर हो गए पहले के मुताबिक इंतजामात, लेकिन फिर वही जब लोग जाते हैं तो इतनी सी सहमत नहीं करते कि उठा के गाड़ी में रख लें, अपने एक शॉपर में डाल के बाइक पे रख लें, घर जाके फेंक दें अगर आपको डस्टबिन नहीं मिल रहा। हमारा जो अमूमी मिजाज है ना, ये उसकी अक्कासी करता है कि हम जो कचरा है उसको फैलाने में जो है ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं उसे समेटने की बजाय। आप खुशी मनाने गए हैं, लेकिन खुशी मनाते वक्त जो है आप कचरा फैला रहे हैं, यानी आपकी खुशी भी तो फिर कचरा हुई। खैर ये बातें जो हैं आज के दिन करना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि साले 9 है और हमें जो है वो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन अच्छी बातें लाएँ कहाँ से? सारा मसला यहाँ ही आ जाता है। देखिए हम इस वक्त जिन हालात का शिकार हैं, उन हालात में जो है हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि पॉजिटिव सिमत में आगे बढ़ सकें, हमारा जो सफ़र जो है वो तय हो सके। इस वक्त हमें जो है ये साल इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साल के अगले ही महीने जो है हमें इलेक्शन कराने, इलेक्शन में कचरा ना फैले। इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि इलेक्शन में कचरा ना फैले और इलेक्शन के नतीजे में इस कौम को एक ऐसी क़यादत मैसर आ जाए जिसके बल पर हम ये कह सकें कि हमारा मुल्क जो है वो अब तरक्की करेगा, हम जो है वो एक मज़बूत सिमत में आगे बढ़ेंगे। ये मुश्किल ज़रूर लग रहा है इस वक्त, जिस तरह की सियासत चल रही है, जिस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं, इससे ये मुश्किल ज़रूर लग रहा है, लेकिन हमें उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर सिमत में जाएंगी। और जो नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पे उनके लिए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवरऑल दुनिया भर की पेशगोइयाँ उठाकर देखें तो 2024 को बहुत इंपॉर्टेंट करार दिया गया इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो है, अगर पाकिस्तान की आबादी जो है वो कोई नए वोटर्स की सिर्फ मैं बात करूं तो अगर 4.25 करोड़ नया वोटर इस साल जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा, तो यही लोग जो है इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। तो 2024 में ये दुआ की जा सकती है कि इस मुल्क की तकदीर बदल जाए और नौजवान नस्ल के हाथों बदल जाए। और नौजवान नस्ल की जैसे आप बात कर रहे हैं, तकदीर बदलने की बात करें, जैसे मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में कहा कि भाई खुद भी सोचें, अपने अंदर भी तब्दीली लेकर आएँ। तो फ़हीम भाई की बात से इसी को आगे कंटिन्यू कर लें कि ये जो आप चेंजेस की बात करते हैं ना, ये आप अपने अंदर भी तब्दीली तो लाना शुरू कीजिए कि यार ये मेरा शहर है, मेरा मुल्क है, मुझे इसको साफ़ रखना है। ये कोई हुकूमत वाला आके नहीं आपको कहता कि आप कचरा फेंको, या नई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि आपका फेंका हुआ कचरा जरा उठाए, है, लेकिन आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिसके शहरी हो, जिसके बाशिंदे हो, जिस मुल्क के, वहाँ पर उसको आपने साफ़ सुथरा रखना है। तो प्लीज़ थोड़ी सी जो है ना
वो सिविक सेंस का मुजाहरा किया कीजिए। बहुत दुख और तकलीफ हुआ मुझे साफ सड़कों को गंदा देखकर। तो आप खुद भी ये सब कुछ कर सकते हैं, इसके लिए किसी आपको डंडे की जरूरत अब नहीं होनी चाहिए। हम सब माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं, मेरे ख्याल से छोटे बच्चों ने इतना कचरा और गंद नहीं फैलाया होगा जितना वहाँ बड़ों ने फैलाया। तो इस चीज़ की हमें जो है ना, बड़ों का ही फैलाया हुआ बिल्कुल ऐसे। और अगर बच्चे भी कर रहे हैं तो बड़ों को देख कर ही कर रहे हैं। तो आप एक एग्जाम्पल जब सेट करेंगे तो यकीनन जो है ना वो आगे आपके बच्चे फॉलो करेंगे। इसी बात से मुझे वो बात भी याद आ गई कि एक दफ़ा मैंने गाड़ी से बाहर रैपर फेंक दिया। मैंने वहाँ को हमेशा ट्रेन किया, हम लोग क्या कहते हैं कि आपने बाहर कचरा नहीं फेंकना। तो पता नहीं क्या वजह थी कि मैंने फेंक दिया। तो उसने मुझे जो है ना फ़ौरन टोका कि माँ आप तो जो है वो बाहर कचरा फेंक रही हैं, आप मुझे मना करती हैं और आपने तो ये गंदा कर दिया सड़क। बच्चे तो मैंने सॉरी किया कि मैंने ये मुझसे गलती हो गई और ये मैं आइंदा नहीं करूँगा। अब हम बिल्कुल एहतियात करते हैं। आपने बात की ना सिविक सेंस की, तो हम सिविक कार तो रहते हैं लेकिन सिविक सेंस नहीं आता। और हम चलाने का भी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सड़क को कचरा फेंक के गंदा करते हैं, अनपढ़ लोग जो सफाई कर रहे होते हैं सड़क पे। सही कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सबक हम सीख नहीं रहे। मैं भी जैसे बात हुई नए साल जश्न मनाना या आतिशबाजी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी प्राइवेटली लोगों ने किया। लेकिन मैं समझता हूँ मजमूई तौर पे कि हम लोग हैं काफ़ी अरसे से मकरूज़ कौम। मकरूज़ कौम पे कोई जश्न लाजिम नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है। तो आप अपना जो एहतियात से सारे काम करें। बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। मकरूज़ कौम को बेहतर अंदाज में बहुत सारी चीज़ों से हट के काम करना है, लेकिन हम अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे लगता। बहुत पीछे सोच उस तरह से नहीं रहे। बाहर अब इलेक्शंस होने नए, तो अब इलेक्शंस में देखते हैं कि क्या बेहतरी और तब्दीली आती है और कौन आता है बाहर। हुआ ये है कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल है वो मुकम्मल कर ली गई है और कौमी असम्बली और सूबाई नशिस्तों की जो 47 नशिस्तें हैं उस पर तकरीबन 2605 उम्मीदवार हैं। उनके जो उनके कागजात जमा करवाए गए थे, जिसमें से कुछ के जो हैं वो मुस्तरद हुए, कुछ के मंजूर हुए। जो मुस्तरद होने वालों की तादाद है वो तो इंतहाई कम है, तकरीबन 294 है, बाकी सबके मंजूर ही हो गए हैं। तो अब होगा ये कि जनाब ये जो मरहला मुकम्मल होगा उसके अलावा 3 जनवरी को अपीलें दायर हो सकेंगी जिनके कागजात मुस्तरद हुए, और उसके बाद जो है वो रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की नज़रसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी करेंगे। हतमी फहरिस्तें होंगी यकीनन जी 10 जनवरी तक जो है वो अपीलों की समाअत होगी, उसके बाद जो 11 को ये फहरिस्त आ जाएगी। और इंतखाबी निशान भी इस दफ़ा जो है ना वो है, इंतखाबी निशान का ज़ाहिर एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है। इस वक्त जो है वो एक निशान जो है वो इधर से उधर चल रहा है जो इनकी बीट में से है। बल्ला जो है वो इस वक्त घूम रहा है स्पोर्ट्स रिपोर्टर साहब की बीट का, और ज़ाहिर है वो साहब भी जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से एक मशहूर शख्सियत है जिनका बल्ला इस वक्त प्रॉब्लम में। और लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ ज़रूर हमें करना चाहिए कि भाई जो कुछ भी है, अगर तो DROs जो हैं वो इस वक्त ज़िले अफसरान हैं तो उसके ऊपर डेफिनेटली बात होनी चाहिए कि जनाब अदलिया से अगर नहीं लिए गए इस दफ़ा तो इनके फैसले जो हैं उनके ऊपर डेफिनेटली बात हो रही है और होगी भी, आगे भी जाकर होगी। तो अब अदलिया पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर मुल्क भर से जो है वो कागजात नामजदगी एक जमात से मुतालिक लोगों के मुस्तरद हुए हैं तो अब अदलिया ने देखना है कि इसको कैसे वो आगे लेके चल सकते हैं। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है कराची से इतना ज़्यादा ये मसला नहीं है, और हम चूँकि कराची की बात करते हैं तो कराची में इलेक्शन मुझे बड़े मज़े के होते हुए नज़र आ रहे हैं। कराची में इस दफ़ा MQM और मुस्लिम लीग ये इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब अभी कराची का चक्कर लगा कर गए हैं, उसके बाद उन्हें जो है पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा तीरों का निशाना बनाया जो उनका इंतखाबी निशान भी है, और उसमें उनसे यही कहा कि आपने किया क्या है कराची के लिए। अब इसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी होगी एक तरफ और एक तरफ पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें होंगी, तो वो मुझे काफ़ी मज़ा आता नज़र आ रहा है कराची के इलेक्शन में। और लेकिन शायद MQM के प्लेटफॉर्म से हमें वो जोश ना नज़र आए। लोग जो MQM से की सपोर्टर्स हैं या MQM के वोटर्स हैं वो शायद एक ड्यूटी समझ के तो शायद निकलें, लेकिन कोई जोश हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा है इस शहर में। हाँ, पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम अच्छी तरह चला रही है, MQM भी चला रही है, मुस्लिम लीग के भी यहाँ पे जो है वो विज़िट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। 8 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा पूरे पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर कराची के लिए जो इस मुल्क को कमा कर देता है। 70% अगर हम रेवेन्यू देते हैं तो इस शहर के बहुत सारे कर्ज जो हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर भी हैं, इस वफाक के ऊपर भी हैं, इस मुल्क के ऊपर भी हैं। ये कह रहे थे कि हम मकरूज़ कौम हैं, हम मकरूज़ कौम नहीं हैं, हम मकरूज़ मुल्क हैं। कौम के पास तो इतना पैसा है कि आप किसी शादी में देख लीजिए किस तरह से हम जो लुटा रहे होते हैं। तो मकरूज़ कौम नहीं है, पैसा कौम के पास तो बहुत है, लेकिन छापे मारे जा रहे होते हैं, अरबों रुपए जो है ना वहाँ से अरबों डॉलर्स निकल आते हैं भाई। तो वो यही पैसा, लेकिन क्या वजह है कि कर्ज उतारने के लिए कोई सामने लोग नहीं आते? क्या ये जो हमारी क़यादतें हैं उन पर एतमाद नहीं है? क्योंकि पहले भी कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम चली थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? अभी हमारा जो डैम बन रहा था उसके लिए जो कर्जा जमा किया वो कर्जा अच्छा हाँ सॉरी डैम बन रहा था, हाँ वो डैम फूल
चंदा जमा तो हुआ क्या, वो चंदा देखे ना अब आज कहाँ है, जिन्होंने पैसा लगाया उन्होंने भेजा, उनका क्या हुआ, आउटकम क्या है। इसलिए कोई मेरे ख्याल से लोग आगे नहीं आते, वरना अगर काबिल एतमाद लोग आ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क से कर्जा उतारना कोई मुश्किल काम है, मिनटों में और दिनों में उतर सकता है। डैम के लिए होने वाला चंदा फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया होगा। इस मुल्क में तो हज के जो पैसे जमा होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट में डाल के उससे सूद हासिल किया जाता है, पता है 6-6 महीने के लिए डाल देते हैं। ये खुद एतराफ़ किया महकमा ने जो मजहबी उम्र का, कि हमने यहाँ 6 महीने के लिए रख दिया है ताकि कुछ पैसे आ जाएँ तो इंतज़ामी उम्र उससे निपटाए जाएँ। यानी कितनी अजीब सी बात है, वो बिल्कुल धड़ल्ले से करते हैं, ठटाई से, कि हज के लिए पैसे जमा हो रहे हैं जो आम शहरी जमा कराते हैं। नहीं है, कौन लोग हैं उन मिनिस्ट्रीज में, कैसे आ जाते हैं, यही तो मसला है। ये इलेक्शन का फिर फायदा क्या जब अच्छा, मुझे इस इलेक्शन में जो कराची में मैं देख रहा हूँ, आज भी मैंने सुबह देखा, नॉर्थ कराची से यहाँ तक आता हूँ तो कोई 24 किलोमीटर का रास्ता है, तो सबसे ज़्यादा जिसकी कैंपेन नजर आती है वो जमात इस्लामी। बहुत बिल्कुल बेहिसाब, आप देखें सड़क हो, पोल हो, बड़े होर्डिंग बोर्ड हो या ओवरहेड ब्रिज हो, हर जगह इनकी जमात इस्लामी, खासकर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तस्वीर और तराजू का निशान आपको हर जगह नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह उनकी बालादस्ती हो। लेकिन वोट नहीं ले पाते, पता नहीं जीत क्यों नहीं पाते। जोर लगाया है इन्होंने, लगा भी रहे हैं इस बार कि कुछ सीटें मिल जाएं कौमी और सूबाई असम्बली में, क्योंकि बल्दियात में तो उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया, एमकेएम ने बाइकाट किया था, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी के लिए सीटें ज़्यादा इन्हीं की थी, तो खैर मुज़ा वहाब बन गए, पीटीआई के लोग सामने नहीं आ पाए इतने। लेकिन जमात इस्लामी भी मुझे लग रहा है सीटें लेगी कराची से, और कुछ नहीं तो तीसरी बड़ी पार्टी मुझे लग रहा है बन के सामने आएगी। हाँ, एक वैक्यूम और स्पेस तो क्रिएट हुआ है वैसे नहीं। मसला बड़ा ये है कि उनके जितने लोग जो हैं वो सड़क पे होते हैं, उतने ही उनके वोट जो है वो बैलेट बॉक्स से निकलते हैं। अब सड़क पर जो शख्स आता है वो शहर भर से आता है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आता है। कौमी या सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन होते हैं ये बल्दियाती इलेक्शन की टाइप नहीं होते कि काउंसलर को वोट दे दिया, चेयरमैन को वोट दे दिया। वहाँ हल्का बहुत बड़ा होता है, उस हल्के में अगर आपकी मतलूबा तादाद नहीं है तो डेफिनेटली जमात इस्लामी को एक मुश्किल पेश आती है, हमेशा से आती है। और इस दफ़ा भी वो इस बात के इम्कान हैं कि उनका वोट बैंक उतना ही है जितने उनके लोग सड़कों पर हैं, लेकिन ये शहर भर में फैला हुआ है, तो कौमी और सूबाई असम्बली में वो उस तरह से जो है वो ले नहीं पाते। बहुत ही सही कही कि वो नजरियाती वोट है, पक्का वोट है। बिल्कुल, बात मुझे ये भी समझने की ज़रूरत है कि देखें जिस तरह से वो, मैंने पहले भी शो में कहा है, जिस तरह से वो खाली कैंपेन नहीं कर रहे, उन्होंने मुख्तलिफ टाइमिंग्स में मसाइल को उजागर किया है। आप देखें, कराची को पानी दो, कराची को बिजली दो, नौजवानों को नौकरियां दो, उन्होंने इन स्लोगन्स के छोटे छोटे आम स्लोगन्स के जो बड़ी वो कैंपेन थी जो अट्रैक्ट करे। मैं हमेशा ये कहती हूँ, देखें अभी जब कैंपेन शुरू हो जाएंगी तो बहुत सारे वादे हो जाएंगे। अब ऑपोजिशन का काम क्या होता है? ऑपोजिशन का काम होता है कि जो काम नहीं हो रहे, जो अवामी मसाइल हैं, वो हुकूमत क्यों नहीं करी, उनको हाईलाइट करना। लेकिन हमारी ऑपोजिशन भी अब उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आती। हाँ, एक्टिव तब है कि आप मरीम नवाज़ को आप जो उठ के गाली दे दें, आप जो है वो फलाने शख्स को उठ के गाली दे दें, तो वो हमें इस तरह की ऑपोजिशन, एमकेएम वाले पीटीआई को बोल दें, पीटीआई वाले एमकेएम को बोल दें, पीपल्स पार्टी को बोल दें, बिलावल को कह दें। तो मेरा ये ख्याल है कि आप इशू बेस्ड जब तक ऑपोजिशन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें और मसाइल हल भी नहीं होंगे और हाईलाइट भी नहीं होंगे। जमात इस्लामी ने किया है कि ऑपोजिशन की, लेकिन इश्यूज को बेस बना के कि कराची को बिजली दो, पानी दो, नौकरियां देने का, आईटी पार्क बनाने का, और बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो हाँ, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी उनकी। था असल में मसला ये है कि ज़ाहिर है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़ाहिर है अब तो इलेक्शन में जो है टोटल 38 दिन ही रह गए। 37-38 दिनों में जो है वो तमाम सियासी जमातों ने अपना इंतखाबी मंशूर भी देना है और उस हवाले से कैंपेन भी करनी है। अब हमें अभी तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मंशूर आता नज़र आया है, जो 27 दिसंबर को बिलावल साहब ने दिया है गड़ी खुदा बख्श में खड़े होकर। अब वो जो मंशूर है वो, और मैं उस दिन जो है उसका थोड़ा बहुत तकाबुल कर रहा था, जो नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता था, लेकिन क्या करें, मसाइल ही यही हैं इस कौम के। तो फिर यही होंगे कि नौकरियां देंगे हम, इतना जो है वो कर्ज दे देंगे, हम तनख्वाहें इतनी कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें से हम वो करना चाहते हैं कि हम बाहर से कर्ज लेते हैं और अपनी कौम को जो है हम मज़ीद कर्ज बांट रहे होते हैं, ये लो कर्ज लो, ये कर लो, ये कर्ज लो, ये कारोबार कर लो, वो कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। चेंज क्या लाएं? चेंज यही लानी है कि बेसिकली जो नौजवान नस्ल है आप उसको इस्तेमाल करें, उसके ज़रिए जो है इस मुल्क की तरक्की का जो है सोचें कि क्या करना है। ये नस्ल जो है जो मुल्क से बाहर जा रही है, सबसे पहले आपने वो ब्रेन ड्रेन रोकना है। आने वाली गवर्नमेंट को सबसे बड़ा काम जो करना होगा ये करना होगा कि नौजवान नस्ल इस कौम से, इस मुल्क से मायूस होकर मुल्क से बाहर ना जाए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, आप हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ को बेहतर करें, आप जो है वो हेल्थ उसके क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें। ये 4 चीज़ें अगर आपने
में बेहतर कर ली तो आम आदमी सोचेगा, और खासतौर पर नौजवान ये सोचेगा कि उसे इस मुल्क में रुकना चाहिए, उसे इस और मुल्क में महंगाई ठहरना कंट्रोल हो चाहिए। जाए तो भी बहुत सारे मामला हल हो महंगाई इन्हीं जाएंगे। चीज़ों से लिंक्ड होती है कि जाहिर है आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, आपके रोड्स बेहतर हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो जो एक कम्युनिकेशन गैप होता है वो कम्युनिकेशन गैप कम होगा, और जब भी कम्युनिकेशन गैप कम होता है तो डेफिनेटली जो है वो जिन दो शहरों, दो इलाकों के दरमियान जो तिजारत होती है वो बेहतर हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर बनाना होगा। सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ एजुकेशन और सेहत है। गवर्नमेंट्स जो है इसे अपना मसला ही नहीं समझती। आपने ये सब कुछ जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया। प्राइवेट सेक्टर ज़ाहिर है डिलीवर करता है तो फिर ज़ाहिर है आवाम की पैसों से, आवाम की जेबों से पैसा निकालता है। तो ये सारे मसाइल हैं। लॉ एंड ऑर्डर इसका बहुत बड़ा मसला है। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से एक मसला है, और लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी तो आपको कल नज़र आ रही है। रात को 12 बजे के शहर पूरा फायरिंग से गूंज रहा था। कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर? क्या आप ऑर्डर कर सके? बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। अब उसमें बात यही है कि अब वही वाली बात है ना कि आप इलेक्शंस तो हो जाएंगे लेकिन उसके बाद अगर चेंजेस ना आए, हालात बेहतर ना हो। भी बिलावल साहब ने भी आपने कहा मंशूर तो दे दिया, मंशूर देने का मसला नहीं, मंशूर तो सभी दे देंगे, लेकिन इतने 30 बरस में आपने डिलीवर क्या किया? क्या शहर के हालात बेहतर होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम से कम बेहतर हो ही सकता था, लेकिन फिर वही वाली बात की बहुत सारी मायूसी की बातें, अच्छी बातें है ना, फिर वही मायूसी फैल जाएगी। जब पॉजिटिव खबर मेरे पास ये है कि किडनी हिल पार्क में जो है वो कराची का वो पहला पार्क बन गया है जिसमें सोलर पैनल से बिजली इस्तेमाल हो रही है। शुक्र है अल्लाह का। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, अगर आप ग्रेजुअली भी शारा फैशन से स्टार्ट कर देते और छोटे छोटे सोलर पैनल्स लगाते तो हम कितनी बिजली बचा सकते थे। पार्क्स में सोलर पैनल्स लग सकते हैं, मसाजिद में लग सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छा काम हो जाए अगर हो जाए। कल ही मैं गुजरा था जब लियाकताबाद के अंडरपास से, तो वो रात में वहाँ लाइट ऑफ होती है और आप दिन में देखें बहुत जगह स्ट्रीट लाइट जल रही होती है। बिल्कुल ऐसे। यानी समझ नहीं आ रहा क्या सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रही है। बहुत जगह आप जाएं तो दिन में स्ट्रीट लाइट जल रही होती है और रात में अंडरपास की लाइटें बहुत जगह बंद होंगी। तो ठीक है, सोलर लगाएं, कार्रवाई के लिए सोलर लगाएं आप करें, लेकिन सोलर में भी तो ये है ना कि बहुत सारी चीज़ें जब हम आवाम का रश जिस चीज़ पे ज़्यादा होता है वही चीज़ महंगी कर दी जाती है, बजाय कि वो सस्ती हो, लोगों की पहुंच में हो। यहाँ ये चीज़ देखने में आ नहीं रही। जब भी कोई भी चीज़ पे ज़्यादा रश होगा वहीं आपने जाके चीज़ें महंगी कर देनी। टैक्स कम करें उस पर ताकि लोगों की एक्सेस इजी हो, वो लोग उसको ज़्यादा काबिल इस्तेमाल बनाएं। हमारे यहाँ इतना होने लगा। ठीक है, पार्क में कौन से ज़्यादा सिर्फ लाइट इसका इस्तेमाल है, अगर पार्क में लगा दिया उन्होंने सोलर तो पब्लिसिटी के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। कराची में जो जैसे फ़हीम भाई ने बताया कि ज़रूरत कराची में ये मेन ज़रूरत है ना लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए आप बिल्कुल शुरू करें जंगी हालात पे काम करना कि अंडरपास बनाएं, फ्लाईओवर बनाएं, ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, कमर्शियल एरिया है। जैसे एम.ए. जिना रोड पे आपको कोई अंडरपास नहीं मिलेगा पूरे आप गुरुमंदिर से, और ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ इतना रश होता है शाम को से लेकर, यानी वर्किंग डेज़ में गुरुमंदिर से लेकर टावर तक आपको कोई अंडरपास, कोई फ्लाईओवर नहीं है। तो ट्रैफिक ऐसी होती है कि आपको सोचना पड़ता है। एम्प्रेस मार्केट पे कुछ नहीं, बोरी बाज़ार, मेट्रोपोल, शाइन कॉम्प्लेक्स, ये लाइट हाउस, बोल्टन मार्केट, और ये अभी जाने का इत्तेफाक हुआ तो इतना रश ही एरिया, और ऊपर से कोई वाकई कोई ना फ्लाईओवर ना ब्रिज ना, वो छोटे बना दिए। अभी कहा है निगरान गवर्नमेंट ने कि जो ग्रीन बस है इसका स्टेशन जो है रेडियो पाकिस्तान तक लेके जाया जाए, इसको वहाँ तक एक्सटेंड किया जाए। और मुझे याद है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में जो है ये तय हुआ था, जब उस वक्त जब इसका इफ्तिताह हुआ था तो गवर्नर सिंध थे इरशादुल लिबास साहब। तो इरशादुल लिबास साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुतालबा किया था कि आप जो नुमाइश पे बना रहे हैं आप इसे आगे तक लेके जाएं। पर ये हुआ था कि हम टावर तक लेके जाएंगे, लेकिन अब टावर तक तो नहीं, कम से कम ये इत्तला ज़रूर आई है कि रेडियो पाकिस्तान तक इसको लेके जाया जा रहा है। ज़ाहिर है कि शहर की सबसे बड़ी जो तजारती शाहरा है, अगर आप देखें तो सबसे बड़ी मार्केट शाहरा के ऊपर है। लेकिन वही जो मैं बात करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे यहाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो डेफिनेटली जब सड़कें बेहतर होंगी तो तजारत के मौके बढ़ते हैं, बिज़नेस बढ़ता है। हमारा उस तरफ फोकस ही नहीं है। और जो जावेद बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने कि हम जिस चीज़ के ऊपर आप ये देखते हैं कि आवाम की थोड़ी सी भी तवज्जो आ गई है, उस चीज़ के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं और टैक्स बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने कौम की जेब से पैसा निकाल के जो है वो गवर्नमेंट चलानी है, तो आप वहीं पर टैक्स लगाते हैं जहाँ आपको लगता है कि जनाब यहाँ से जो है पैसा मिल सकता है। आवाम का फोकस इस वक्त इस चीज़ के ऊपर है। तो बजाय इसके कि हम जो है लोगों को आसाइशें दें, आसानियाँ दें, हम उनके लिए जो है वो मज़ीद मुश्किलें बढ़ाते चले जाते हैं। नया साल है, उम्मीद की जा सकती है कि इस नए साल में नई गवर्नमेंट आएगी तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं, वक्त पे हो जाएं। आज तक ये सवाल उठता है कि जनाब इलेक्शन जो है वो वक्त पे होंगे नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब और स्पंदयार वली साहब के हवाले से, अमल वली साहब के हवाले से जो है वो ये थ्रेट्स भी आ रही हैं कि जनाब वो टारगेट किए जा सकते हैं।
ये सारी वो बातें हैं कि जिनकी बुनियाद पर एक कुछ ताकतें ये चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो, कुछ ताकतों का ये ख्याल है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, और इलेक्शन वक्त पे होने भी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी इलेक्शन बात वक्त पे हो, नई क़यादत आए, लेकिन बस मेरी तो दुआ ही होती है अल्लाह करे कि ऐसी मुखलिस क़यादत आ जाए कि वो इलेक्शन होने का जो आपका अरबों खरबों रुपए लग जाता है, इतना फंड जो है वो आवाम का पैसा, जो टैक्स का पैसा है, उससे इलेक्शन तो हो जाते हैं, लेकिन आवाम के हाथ से रसूल कुछ भी नहीं आता। अल्लाह करे कि अब की बार ऐसा हो कि ऐसी क़यादत आ जाए जो हमारे मुल्क और हमारी आवाम के हालात बदल दे। मैं तो इस नए साल में यही दुआ बार बार करूँगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। इसी बात पर ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और जनाब, हम बात कर रहे हैं साल 2024 की, और साल 2024 जो है वो दाखिल हो चुका है। बहुत सारी प्रोडिक्शंस भी हैं भाई, मुझे तो जो है ना इन प्रोडिक्शंस के बारे में मेरे ख्याल से तो आप ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारी प्रोडिक्शंस आई हैं, मुझे किस मुश्किल में डाल रही हो तुम? इसलिए क्योंकि जो है ना वो मैं प्रोडिक्शंस पे बिलीव नहीं करती, मैं कहती हूँ भाई प्रैक्टिकल पे आओ। देखें, ये जो बेसिकली है ये अमेरिकी मीडिया में 2024 के हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई थी कि तकरीबन 100 साल पहले लोगों ने जो है वो क्या सोचा था कि अगले 100 साल के बाद यानी 2024 में क्या कैसी ज़िंदगी होगी। तो ये जो रिपोर्ट है बड़ी मज़े की रिपोर्ट है, एक छपी थी 1-2 दिन पहले कुछ अखबारात में। उसमें ये कहा गया था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने 1924 में ये कहा था कि क्या कोई भी मेहरबान डॉक्टर हमें कोई ऐसा नुस्खा फराहम कर पाएगा जो 2024 ईस्वी तक ज़मीन पर हमारे वजूद को यकीनी बनाएगा। ये तो वाकई डॉक्टर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई, हमारे आजकल के डॉक्टर्स के लिए, जिन्हें नुस्खा लिखने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना करना वो बनते हैं। और ये भी कहा था कि एक प्रोफेसर ने कहा था ख्वातीन अब से 100 साल बाद, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ख्वातीन अब से 100 साल बाद मर्दों की तरह लिबास पहनेंगी। आप अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना अच्छा दिखाओ भाई, मुझे कट करो जल्दी से। देखिए कितना अच्छा दुपट्टा पहन कर आई हूँ और ट्राउजर और शलवार। हॉलीवुड के डायरेक्टर ने ये कहा था D.W. गिफ्ट ने कि फिल्में आलमी अमन का जो है वो बाइस बनेंगे, और आप देखें बाज़ फिल्में वाकई ऐसी बनी ज़रूर हैं। ऐसे मुंह पे हाथ रख के करने अच्छा वही मैंने आपको पढ़ने के लिए दे दिया, और मैं और जावेद भाई जो ना वो रिएक्शन शो करेंगे इसमें, ठीक है। मुहज़्ज़िब दुनिया के चेहरे से तमाम मुसल्लह तनाज़ात का खात्मा होगा, ये भी कहा था। ये सबसे बड़ा जो मेरा भी इख्तिलाफ है, अब आप लोग इस पे हंसे भाई, वाह, फिर हंसने का मौका मिला जावेद भाई। सुबह तो सबसे बड़ा मसला हमारे लिए फ़लस्तीन बना हुआ है, तो कहाँ से आलमी मुहज़्ज़िब दुनिया के चेहरे से, मैंने आपको थमा दिया, आपने तो फंसा दिया मुझे। इसलिए तो दिया आपको। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और यकीनन ये तो हमेशा से, हम बहुत अरसे से अब तो कही भी जा रही है कि 1924 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के सदर प्रोफेसर ल्यू एच हैकलैंड ने खदशा जाहिर किया था कि मुस्तकबिल के हथियार, ज़ाहिर उस वक्त तक एटम बम नहीं बना था, जी। उस वक्त उन्होंने ये कह दिया था कि पलक झपकते में इंसानियत को ख़त्म कर सकते हैं। ये तो दुरुस्त साबित हुआ। एटम बम जो है वो इसी बुनियाद पर, इस वक्त तक जंग, यानी आज के हवाले कहा गया था कि उस वक्त तक जंग सख्ती से और साइंसी बुनियादों पर लड़ी जाएगी। आज आपकी सारी वॉर जो है वो साइंटिफिक वॉर है, और ज़्यादातर तो आपकी मोबाइल पर लड़ी जा रही है, सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इसमें जो अच्छी लगता भी है कि यकीनन ऐसे ही होगा कि ख़वातीन या बच्चों, बूढ़ों या कमज़ोरों की हिफाजत का कोई तरीका नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा था, अभी आप देख रहे हैं ना, हाँ, कि 1924 में ये खदशा जाहिर किया गया था कि 2024 तक घोड़े मादूम होने के करीब होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग तो आज भी हो रही है, अलग अलग तरह से हो रही है, तो फिर घोड़े ख़त्म कैसे होंगे? पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है, तो ये जो है ना ग्लोबल प्रेडिक्शन थी। अच्छा, ग्लोबल प्रेडिक्शन थी, इसलिए चले फिर मान लेते हैं। अच्छा, लेकिन एक और अच्छा, बात मैंने इसमें जरा रिएक्शन दिया, वाह भैया बड़ा मजा आ रहा है। तो इसमें एक और चीज़ बड़ी अजीब है, इसी से लिंक्ड है, लेकिन मुझे तो हैरत हो रही है कि कैसे ऐसा मुमकिन है कि जैसे जैसे घोड़े की अफादियत ख़त्म होती जाएगी वैसे ही उसके वजूद की ज़रूरत भी ख़त्म होती जाएगी। अरे भाई, हॉर्स ट्रेडिंग के इस दौर में कैसे पॉसिबल है कि घोड़े की अफादियत खत्म हो जाए? नहीं, कुछ घोड़े पुराने भी और ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं ना, वो वाला चक्कर हो गया। अच्छा, चलें फिर ठीक है, मान लेते हैं, नाकारा हो जाते हैं वो पार्टी में। जावेद भाई, आप भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं? ये मैंने भी खबर पढ़ी थी पूरी, और कुछ चीज़ें इसमें ठीक है, लेकिन काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी पढ़े मज़ा आ रहा है फ़हीम भाई। अच्छा जी, 1924 के न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ में मुस्तकबिल के बारे में एक वाज़े विजन का नक्शा बनाया गया था। क्या कभी किसी ने सोचा है कि अब से 100 साल के बाद ये मुल्क कैसा होगा? या अमेरिका के लिए, उसके लिए है कि तसव्वुर करें कि खातून सदर, खातून सियासतदान और खातून पुलिस वाली होगी, ख्वातीन आला ओहदों पर फाइज होंगी, मर्द मुशक्कत करने पर मजबूर होंगे। तो कब नहीं करते भाई? ये क्या बात, 1924 में क्या मर्द मुशक्कत नहीं करते थे? आपने आखिरी फेज पकड़ लिया, बस ऊपर वाला छोड़। इस पे बहुत ये क्या तरीका है? ज़्यादा रद्द अमल का इज़हार किया है फ़हीम भाई ने। नहीं, तो क्या उस वक्त 1924 में क्या मर्द जो है वो मुशक्कत नहीं करते थे? उस वक्त क्या सिर्फ मेहनत करते थे?
अच्छा अच्छा, एक बात बड़ी अजीब मुझे लग रही है कि उसमें ये कहा गया कि लंदन में 1924 के एक इशाइये से खिताब करते हुए बरतानवी सियासतदान सर किंग्सले वुड ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि 2024 तक ज़िंदगी की औसत 100 साल हो जाएगी, यानी आप 100 साल तक जिएंगी रमशा, मैं आपको बता रहा हूँ। बल्कि अब तो और कम हो गया। नहीं भैया मुझे नहीं जीना 100 साल तक। और पाकिस्तान में तो एवरेज उम्र 50-55 है। हाँ, और एक और बात भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 75 साल का शख्स निस्बतन जवान होगा। क्या बात, हाँ, शुक्र है मास्टर ही करता। इट्स ऑनर फॉर मी अगर मैं 75 का हूँ, जवान लग रहा हूँ आपको, ठीक है, ओके, आई डोंट माइंड। एनआईसी दे दे। ये एक बात जो आपके लिए थी, डन है आपके लिए, और अभी आपने भी इसका जिक्र किया था कि 24 किलोमीटर आप सफ़र करके आते हैं। 2024 में 2024 की पेशन गोइयों में 24 किलोमीटर सफ़र किया इन्होंने, ये अभी खुद बता रहे थे थोड़ी देर पहले। इसमें है कि 2024 में काम के लिए रोज़ाना का सफ़र बहुत मुख्तलिफ होगा। ज़ाहिर है मुख्तलिफ तो है, हवाई जहाज़ की तरक्की तेज़ी से बढ़ेगी, आसमान हवाई जहाज़ों से सिया हो जाएगा, इतने ज़्यादा यानी सफ़र हुआ करेंगे। और उसके ज़रिए ताजिर के लिए घर से दफ्तर और दोबारा घर वापस जाना रोज़मर्रा का वाक़या होगा। एयर ट्रैवलिंग तो है। अच्छा, एक बात जो हमें मेरा ख्याल है 1924 में अगर कह दी गई थी तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पेश गोई थी। लास्टली के एक अमरीकी माहिर हयातियात थे, उन्होंने कहा था कि अगर सख्त इकदाम ना किए गए तो 2024 की दुनिया बहुत ज़्यादा आबादी और भूख से दो चार होगी। दुनिया आज से 100 साल बाद हद से ज़्यादा हो जाएगी, यानी आबादी बढ़ जाएगी, और डेफिनेटली है। पैदाइश को किसी ना किसी तरीके से महदूद करना पड़ेगा, ये बात उस वक्त कह दी गई थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूयॉर्क के करीब खाने की किल्लत का मुकाबला करने के लिए प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया था। ठीक, अच्छा, अब बात ये है कि वेरी शॉर्टली अब वक्त इनका खत्म हो गया। बड़ा अच्छा आपने किया भाई, मुझे बड़ा मजा आया, सुनने में भी अच्छा लगता है ना। फंसा दिया आपने मुझे, आपने ये पेशन गोइयां पढ़ने पे लगा दिया, खुद आप लोग एंजॉय करते रहे। इसीलिए मैंने लगाया था कि मुझे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था ना, मैंने कहा फ़हीम भाई की ज़बानी सुनो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने अच्छे तरीके से किया और मैंने उस पर अच्छा रिएक्शन दिया तो मज़ा आया, है ना जावेद भाई? कभी कभी सुनना भी बहुत अच्छा होता है। एक बात जो अच्छी लगी इसमें, जो सबसे 75 साल का हमारा नौजवान, बिल्कुल देखें नौजवान को, देखें बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। आज जावेद भाई बेचारे ज़ेर था। जावेद भाई, आपका जाते जाते न्यू ईयर मोटिव क्या है, कैसे गुजारेंगे अब अगला साल जो है? मैं ये नहीं कह रही कि हम जो है सब कुछ भूल जाएं, लेकिन यकीनन एक गोल ज़रूर होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए। क्या सोचा टीम का हदफ तो ये है कि मैं अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ कि इस साल अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप होना है, वो खेलने जाना है। पिछले साल हम हार गए 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उससे पहले फाइनल में आए थे ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप। तो 99 के बाद से कभी फाइनल जीता नहीं पाकिस्तान ने। चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता, वो मौका था, हार गए। अब T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में होना है, वो खेलना है, तो एक है अच्छा मिशन देकर आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जावेद भाई, थैंक यू सो मच। वेरी क्विकली, मैं तो सिर्फ इलेक्शन पे फोकस करके बैठा हूँ, मुझे इलेक्शन से बहुत उम्मीदें हैं। अगर इलेक्शन हो गया तो मैं समझता हूँ कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, और उन चैलेंजेस के साथ जो है हम देखेंगे कि हमारी दुआ होगी कि ऐसे सहाफ़ी जो है हम उनको बताते रहे कि यार ये मुल्क के लिए बेहतर है, ये कर लीजिए, और अगर उसके नतीजे में उन्होंने कुछ अमल कर लिया तो शायद मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो जाए। बस ये भी जो ना प्रोडिक्शन के आगे आने वाली 100 साल वाली किताब में फ़हीम भाई के अल्फाज लिख लो, फिर किसी से बैठ के पढ़वा लेंगे। बिल्कुल ठीक है, 100 साल बाद मैं नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ, इसलिए मैं कहा फिर किसी से बैठ के पढ़वा लेंगे। यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक होगी नहीं, मैं कहाँ कहती हूँ मैं पढ़ लूँगी भाई, मुझे भी जाना है। तो जो है ब्रेक ले लेते हैं इस बात पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नए साल पर जब हम बातें तो कर रहे हैं कि सबने मोटिव्स भी बताए, गोल्स भी बताए, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होंगे हमारे साथ कि जो बहुत सारी मायूसियाँ, डिप्रेशन और जो हालात के चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटना है और अगला साल को कैसे बेहतर बनाना है, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है, साल 2024 का आगाज़ हो चुका है, और इस आगाज़ के साथ ही जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें बहुत कुछ अच्छा करना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी और तब्दीली कैसे ला सकते हैं, इस नए साल को और आने वाले हर दिन को बेहतर कैसे बनाना है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मायूसी एकदम से फैल जाती है। एक दिन आता है जी हमने फायरिंग कर ली, पटाखे फोड़ लिए और समझा कि बहुत अच्छे जो है ना वो साल का आगाज़ कर लिया, लेकिन इस सबसे होगा क्या?
असल चीज़ जिस पे हमें काम करना है, मेरे ख्याल से आज हम उस पर बात करेंगे कि हमें अपनी चीज़ों को बेहतर कैसे करना है, अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली कैसे लेकर आनी है, जो काम अधूरे रह गए हैं उनको कैसे मुकम्मल करना है, और आगे आने वाले साल में कैसे हमें खुद भी ज़ाती तौर पर भी तरक्की करनी है, ग्रो करना है, आगे बढ़ना है और मुल्क को भी आगे लेकर जाना है। तो इसके लिए खासी मोटिवेशन दरकार होती है, थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस होता है जिसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें उस पर आज बात करनी है। तो इसी बात करने के लिए समद अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो समद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो फेस्टिविटीज़ हैं उनको हमने सिर्फ बाउंड कर दिया है। कुछ 1-2 घंटा जी शोर शराबा मचा देते हैं, एक बेहंगम सा जो है ना वो हमारा सेलिब्रेशन हो जाता है और हम समझते हैं कि जी ये हो गया। लेकिन असल जो मकसद है हमें जिस पर सोचने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों के अंदर, वो हम नहीं कर रहे थे। ये मोटिवेशन कैसे लेकर आएँ कि अब जो अब पीछे काम रह गए हैं उनको कैसे मुकम्मल करना है, अपनी ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और अपने आप को पुल अप कैसे कर सकते हैं, पुशअप कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम बहुत सी ज़िंदगी में काम इसलिए नहीं कर सके, 2023 गुजर गया, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सोचा था और बहुत कुछ लोग इसलिए अचीव नहीं कर सके बिकॉज उनके जहन में सिर्फ आइडियाज़ तो आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने आइडियाज़ को गोल में कन्वर्ट करते हैं। आइडिया एक जनरल स्टेटमेंट है कि मेरा ख्याल था कि अपना वजन कम कर लूँ, मेरा ख्याल था कि मेरा अपना घर हो, मेरा ख्याल था कि मेरी जॉब बेहतर हो जाए, लेकिन गोल कहता है कि आप स्पेसिफिकली उसको प्लान करें, स्ट्रैटेजिकली डिफाइन करें कि आप किस तरह से उस टारगेट को अचीव करेंगे। बुनियादी तौर पर हम सोच बहुत रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे। एक बुनियादी पहला स्टेप ये होगा कि आपके जहन में जो भी ख्यालात आ रहे हैं ना, उन ख्यालात को जाने ना दें, उन्हें गोल्स में कन्वर्ट करें, टाइमलाइन सेट करें, रियलिस्टिक देखें। जो आप सोच रहे हैं क्या वो रियलिस्टिकली हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जस्ट लाइक 3 महीने में कितना वजन कम किया जा सकता है, साल में कितना अचीव किया जा सकता है। ऑटोमेटिकली हम बहुत सी चीज़ें इसलिए भी अचीव नहीं कर पाए 2023 के अंदर बिकॉज हम अनरियलिस्टिकली सोचते हैं चीज़ों को। अनरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से बहुत सारे गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे होते। अच्छा, इसमें समझ एक चीज़ ये भी है कि हमें ना छोटे गोल सेट करने हैं। हम ये सोच रहे थे, जैसे आपने वज़न कम करने की बात की, तो मैं बोलूँ कि कल जी मैं जो है वो 50 kg होके बैठ जाऊँ तो या 1 महीने में, तो ऐसा नहीं हो सकता, और होगा भी तो आपके लिए वो एक डैमेज आपको ज़रूर करके जाएगा। या मैं ये सोच लूँ कि भी मुझे अब जो है वो 500 गज का घर कल ही ख़रीदना है या 2 महीने में ख़रीदना, नॉट पॉसिबल। छोटे गोल सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि आज हम यहाँ हैं तो कल वहाँ होंगे, क्या ऐसा होगा, या हम दूसरों को जो देख रहे हैं कि वाह भाई ये तो वहाँ, लेकिन हम उसकी स्ट्रगल नहीं जानते, उसके स्टेप्स नहीं जानते। तो छोटे स्टेप्स लेना कितना बुनियादी रीज़न कि लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं अपने कामों को लेकर, गोल्स को लेकर। उसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त रीज़न बीजे फॉक, हार्वर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने की कि अगर आप टास्क को छोटा रखोगे ना तो आपकी मोटिवेशन हाई हो जाती है, और अगर आप किसी भी टास्क को, किसी भी अमल को बहुत लुतलानी रखोगे या हार्ड होगा तो आपकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है। इसे असल ज़बान में कहते हैं STGs यानी शॉर्ट टर्म गोल्स, और LTGs यानी लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स की ड्यूरेशन होती है 1 महीने से 1 हफ्ते के दौरान। ये वो होते हैं जिनको करना बज़ाहिर आसान हो, बिकॉज जब आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हैं ना तो आपका एक मोमेंटम बिल्ड होता है और आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में आसानी होती है। बज़ाहिर क्या वजह है कि हम बहुत सी चीज़ें लाइफ में नहीं कर पा रहे। देखिए, गोल सेट करना खाली हदफ नहीं है, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस को आपकी नज़र में वाज़े होना, प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ज़िंदगी को सच समझ नहीं पा रहे। ज़िंदगी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ज़िंदगी प्रायोरिटी मैनेजमेंट है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जब आपने प्रायोरिटीज़ की बात की तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मगन हैं, 9 to 5 लगे हुए हैं, और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं बस काम ही किए चले जा रहे हैं, फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। बहुत सारे हम देख रहे होते हैं कि बच्चों को वो टाइम नहीं इस तरह से दे पा रहे होते, या जिनके बच्चे नहीं हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने आप को भी वक्त देने के लिए वक्त नहीं है। अब हालात तो ये हैं, तो अब ये एक पॉज लेना, एक टाइम लेना, अपने आप को एक चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर अपने आप से, अपने करीब लोगों से कनेक्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। समझ, उसकी वजह ये कि वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है और जो गुजरा हुआ वक्त है वो वापस नहीं आता। आप देखें, हर आने वाला साल ऐसा लगता है अभी तो शुरू हुआ था, अभी तो इस हफ्ते का आगाज़ हुआ था, फिर जुम्मा आ गया, हम अक्सर जुम्मे को ये बात कर रहे होते। तो आप ये देखें ना कि कितनी जल्दी वक्त भाग रहा है, हमारे वालिदैन हम उनको कितना वक्त दे रहे हैं। तो ये जो गुजर रहा है हर लम्हा, ये वापस नहीं आएगा। ऐसा ही इसको क्वालिटी में कन्वर्ट करना कितना बहुत अच्छा फ्रेज है कि टाइम वेट्स फॉर नो वन। वक्त किसी का ना इंतजार नहीं करता। हमें बात समझनी पड़ेगी आने वाले साल में। अगर मैं 3 या 4 बुनियादी टिप्स शेयर कर सकूं, पहला बुनियादी टिप जो है कि आप किसी मेंटोर, किसी से उस्ताद को ढूंढिए। बहुत अच्छा कोट है रूमी का। रूमी कहता है 2 दिन का सफ़र अगर बगैर उस्ताद के किया तो 2000 साल लगेंगे, और अगर 2 दिन का सफ़र उस्ताद के साथ किया तो 2 दिन में ही मुकम्मल हो जाएगा।
मेंटोरिंग बहुत ज़रूरी है। आप जिस फील्ड में भी ग्रो करना चाहते हैं, फाइंड अ कोच, क्योंकि हम ट्रेडिशनल अप्रोच से ड्रिवन, ट्रेडिशनल अप्रोच के आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, MBA करें, मास्टर्स करें और आप फिर जाके नौकरी पे लगते हैं। लेकिन दूसरा व्यू आया स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स कहता है यू नेवर डन, एवरीबडी नीड्स अ कोच। बड़े से बड़े मॉर्निंग शो होस्ट, बड़े से बड़े मूवी डायरेक्टर का भी कोच होता है, उस्ताद होता है जो कि उसे गाइड कर रहा होता है, और उसकी गाइडेंस की वजह से उसका टाइम शॉर्टर हो जाता है। सेकंड थिंग, हेल्दी प्रोडक्टिव रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी कहाँ से रही है? हमारी ज़िंदगी रूटीन से ड्राइव होती है, हमारी ज़िंदगी हमारी आदतों से ड्राइव होती है। चार्ल्स डग एक ऑथर कमाल की बात कहता है, वो कहता है इंसान पहले आदतें बनाता है और वो आदतें इंसान को बनाती हैं। 2023 में बहुत कुछ अचीव इसलिए नहीं कर सका बिकॉज मेरी आदतें, मेरा रूटीन डिस्टर्ब था। अगर मैं 2024 को बेहतर बनाना चाहता हूँ, मुझे अपनी रूटीन और अपनी आदतों को बेहतर करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये करना हमें आदत कहते हैं ना, ये तो आदतें ये छूट नहीं सकती, क्या आदतें छूट जाती हैं? आदतें देखिए, आदतें हैं क्या? आदत, हैबिट कहते हैं कोई भी ऐसा काम जिस काम को करने के लिए आपको सोचना ना पड़े। मैं ऐसे हाथ रख के बैठा हूँ, ये मेरी आदत बन चुका है। हाँ। मैं हाथ खोल के बैठा हूँ, मेरी आदत बन चुका है। मैं सीधे हाथ से खाता हूँ, मेरी आदत बन चुकी है। आदत होती है सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड को बदलना बिल्कुल आसान नहीं। 95% हमारे ब्रेन का सबकॉन्शियस होता है, ओनली 5% हम कॉन्शियसली काम कर रहे होते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आदतों को बदलने का एक बहुत आसान तरीका ये कि आप ये देखें कि आप किस एरिया में स्ट्रगल करते हैं। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदतों में भी स्पेसिफिकेशंस है। बाज़ फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं गाने सुनना बुरी आदत है, इंसान को हर वक्त गाने नहीं सुन रहा या बुरा नहीं कर रहा। कोई पर्टिकुलर टाइम होता है जिस वक्त वो काम कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसा उस पर्टिकुलर टाइम को नोट करना, उस पर्टिकुलर टाइम पे देखना कि मैं स्ट्रगल कहाँ कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। अपनी एनवायरनमेंट को बेहतर करें। आदतें आती कहाँ से? माहौल से, एनवायरनमेंट से। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी आदत और आपकी ज़िंदगी पर एक गहरा असर पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, मजीद बात होगी, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है साल 9 के हवाले से, और हम ये बात कर रहे थे कि जो छोटे छोटे गोल्स हैं वो सेट करें अपनी ज़िंदगी के अंदर और आगे बढ़ने की कोशिश करें। पॉजिटिविटी जो है वो फैलाएं और ढूंढें। ये कहना तो बहुत आसान लग रहा होता है, लेकिन हमने देखा ना छोटी छोटी बातों में हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। एक छोटा सा काम नहीं हुआ, छोड़ दिया उसको कि ये नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के अंदर। कैसे लाई जा सकती है? देखिए, कंसिस्टेंसी का ताल्लुक मेंटल टफनेस से। मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा 2024 के अंदर ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल पर काम करें। उस स्किल का नाम है माइंडसेट। अपने माइंडसेट पर जितना हो सके इसे अपग्रेड करें और इसे मजबूत करें, इसे ग्रो करें। माइंडसेट को ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी ऐसे स्किल को लर्न करें, जैसे आप साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, आप फिलॉसफी को पढ़ रहे हैं, जो आपके माइंड को ओपन अप करती है। आप कोशिश करें, इंट्यूशन पर भरोसा ना करें, लॉजिकली चीज़ों को देखें कि जो काम मैं करने लगा हूँ लॉजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, इसके स्टैट्स उसके बारे में क्या करें। बहुत से लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि उन्होंने ना पढ़ना छोड़ दिया, उन्होंने सीखना छोड़ दिया, उनकी रीडिंग स्टॉप हो गई है। वो ऐसे लोगों में नहीं बैठ रहे जो उनको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। मुझे फ्रेज़ बहुत पसंद है, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट इन योर ग्रुप लीव द ग्रुप। सही है, अगर आप ग्रुप में स्मार्टेस्ट है ना, ग्रुप से फॉरन निकल जाए, बिकॉज आप मेंटली ग्रो करना बंद कर देंगे। जब आपका इंटेलेक्ट ग्रो नहीं करता और आप इंटेलेक्चुअली डाउन हो रहे होते हैं तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपसेट करती हैं, क्योंकि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी नज़र आ रही होती हैं। सो मेरा बुनियादी रिकमेंडेशन होगा 2024 के अंदर अपने माइंडसेट पर काम करें। एमी कडी हार्वर्ड की साइकोलॉजिस्ट कमाल जुमला कहती है, वो कहती है इफ़ यू नॉट मेंटली रेडी यू नेवर फिजिकली प्रिपेयर्ड। अगर आप मेंटली आमादा नहीं है ना, आप कितना ही फिजिकली हो, कितना ही पैसा आपके पास क्यों ना हो, कितनी सेहत क्यों ना हो, बिकॉज अगर दिमाग इजाज़त नहीं दे रहा, हज़रत अली भी कहते हैं नजर बलागा में, जिस चीज़ को तलब करोगे ना उसके कुछ हिस्से को पालोगे। पहले जहनों में तलब किया जाता है, फिर फिजिकली आप उनको हासिल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्म करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था और आगाज़ में भी कहा कि हम कहीं ऐसा लग रहा है कि रुक नहीं रहे, पॉज नहीं ले रहे, सोच नहीं रहे, चीज़ों को ऊपर तदब्बुर करना होता है ना, वो नहीं हम करें। मी टाइम, अपने आप को मी टाइम हमने समझ लिया कि मोबाइल लेके स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो एक मी टाइम है। ये मी टाइम अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आप चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं, यहाँ प्लान नहीं करेंगे, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और इसके बगैर भी हो सकता है। देखिए, सोशल मीडिया के दौर में स्मार्टफोन्स की वजह से एक रिसर्च के मुताबिक एक इंडिविजुअल एक दिन में कोई 200 से 250 बार फ़ोन को अनलॉक लॉक कर रहा है। सबसे बुनियादी मज़ा ये थी कि हमने जो वक्त अपने आप को देना था वो भी हम नहीं दे पा रहे। जिद्दू कृष्णमूर्ति कमाल एक फ़िलासफ़र गुजरा, वो कहता है जो इंसान ज़िंदगी में कभी अकेले नहीं रहा, जो इंसान कभी अकेले चला ही नहीं, उसने अपने आप को जाना ही नहीं। 1 मिनट की रिफ्लेक्शन, 1 मिनट का तदब्बुर, 1 मिनट का गौर फ़िक्र हज़ारों साल की इबादत से बेहतर है। हमारे पास हज़ारों हदीस हैं इस बारे में कि रिफ्लेक्शन की अहमियत क्या है।
दुनिया रिफ्लेक्शन, दुनिया की बेहतरीन किताबें जेलों में लिखी गई हैं, बिकॉज वहाँ पे लोग रिफ्लेक्ट कर पा रहे थे, सोच पा रहे थे। आप मूवीज उठा के देखें, जेल में बंदे ने कहाँ से रास्ता बनाया, कहाँ से कहाँ निकला, इट्स जस्ट बिकॉज रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो कल्चर स्केप है, जहाँ पे कल्चर हमें सोचने का टाइम ही नहीं दे रहा। कोई ना कोई मैसेज आ रहा है, आप जिस दुकान पे जाएंगे आपसे आपका नंबर मांग रहा है। मैंने एक बहुत आसान काम किया 2023 के अंदर, जिस जगह भी मैं शॉपिंग करता हूँ ना, कहते हैं नंबर पता नंबर नहीं है, ताकि भाई मुझे मैसेज ना है। एक दिन में एक आदमी को 50 मैसेज आ रहे हैं, उनमें से 40 इररिलेवेंट है। फला जगह ऑफर लगी, विंटर सेल आ गई, न्यू ईयर, फला ईयर, फला। अबे भाई मैं अपने काम पर फोकस कर रहा था, मैं समझा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। ये भी कि देखने का भी वक्त नहीं है ना, कि आपने इसको रखा था कनेक्ट होने के लिए, लेकिन अब इतना भी वक्त नहीं है कि आप इस टूल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकें। आप डिस्कनेक्ट होना चाह रहे होते हैं कि यार मतलब ये क्या है, ये क्यों है, क्या है। तो मतलब आपने इतनी चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लिया। कैसे हो सकता है कि जिन चीज़ों की हमें बेइंतहा आदत लगी हुई है, जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, जो चीज़ें हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ होती है, होता क्या है कि हम इतनी एनर्जी वहाँ सर्व कर लेते हैं फ़ोन्स के ऊपर या टीवी के ऊपर, या हम जो भी चीज़ें, हम फिजिकली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। तो जब तक ये नहीं होगा, आप हेल्दी नहीं होंगे, फिट नहीं होंगे। आप कहते हैं ना कि आप 15-20 मिनट आप वॉक ही कर लें, मोबाइल रखे या म्यूज़िक के बगैर ही कर लें, तो आप वो 2-3 प्रोसेस एक साथ कर सकते हैं। वज़न कम करने वाली बात भी, हेल्दी रहने वाली बात भी, और वो थिंकिंग प्रोसेस भी आप वो वॉक कर सकते हैं। देखिए, एक किताब मैं बहुत सी रिकमेंड करूंगा देखने वालों को, कार्ल न्यूपोर्ट ने लिखी, 2024 में ज़रूर पढ़ने वाली किताब। इस किताब का नाम है डिजिटल मिनिमलिज्म, कि जितना हो सके अपने आप को डिजिटली मिनिमलाइज कीजिए, लिमिट कीजिए। आप ख़त्म ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया हम अभी थोड़ी देर पहली बात करते, पॉडकास्ट, ब्रांडिंग, रील्स बहुत इंपॉर्टेंट, बट ऑन दी अदर एंड आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। देखिए, डिस्ट्रैक्ट कौन होता है इंसान? डिस्ट्रैक्ट वो होता है जिसकी लाइफ में ट्रैक्शन नहीं है, जिसकी लाइफ में प्लानिंग नहीं है। जिस इंसान की ज़िंदगी में हदफ नहीं होगा ना, गोल्स नहीं होंगे, वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर जाता है, उसको आसानी से नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर कर जाते हैं। आने वाले साल में कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए उन चीज़ों पर जो आप करना चाहते हैं। स्ट्रैटेजिकली देखिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, टाइमलाइंस को सेट कीजिए, SDGs बनाइए। जब आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें आएंगी तो आप अपने आप को किसी हद तक डिजिटली मिनिमलाइज करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं इसमें ऐड करूँ, व्हाट्सएप का टाइम सेट कर दें, फेसबुक का टाइम सेट कर दें, यूट्यूब का टाइम सेट कर दें। जब आपने यूट्यूब, फेसबुक को प्लानिंग में डाल दिया ना, तो अब ये डिस्ट्रैक्शन नहीं रही, बिकॉज आपने एक टाइम सेट कर लिया ना, मैं 20 मिनट देखूंगा, 25 मिनट में व्हाट्सएप इस्तेमाल करूंगा। अभी न्यू ईयर है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस आ रहे होंगे, आपने टाइम सेट कर लिया, मैं रात को 8 से 8:30 सबको रिप्लाई करूँगा, मैसेजेस देखूंगा, रिप्लाई करूँगा, जो मुझे करना है करूँगा। जब आप टाइमिंग सेट करेंगे ना, कोशिश करेंगे कि यार मुझे स्पेसिफिक टाइम पर अगर स्क्रॉल भी करना है, तो ऑटोमेटिकली तब भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी कम होंगी। अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आखिरी दम तक मोबाइल जब तक हाथ से नहीं गिर रहा, मोबाइल रख नहीं रहे हैं। नींद का एक प्रोसेस होता है, आप दुआएं पढ़ें, आप अपने आप के बारे में सोचें, पूरा दिन आपने क्या किया। इस्लाम हमें सिखा रहा है ना कि आपने पूरा दिन क्या, सेल्फ एवेल्यूएशन, इसी को तो कहते हैं खुद एहतसाबी का अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि मैंने क्या अच्छा किया। ये तो हम ये साल की बात करें, दीन ने तो हमें सिखाया कि आप रोज़ाना इस चीज़ को जो है वो एहतसाब के अमल में डालिए कि आपने क्या किसी को बुरा कह दिया, क्या किसी के साथ अच्छा कर दिया। ये रोज़ के रोज़ हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे कोई प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हम वो कर ही नहीं पाते हैं। और अच्छी नींद, गहरी नींद लेना कितने इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी ने इस पर बेइंतहा बात की कि तकरीबन 8 से 9 घंटे एक एवरेज स्लीप टाइम है, जो कि आपके मूड को, आपकी इंटरनल थॉट्स को प्रोसेस करने में हेल्प करता है आपको। यूजली वही वाली बात सोशल मीडिया ने हमें हुक कर लिया। आई थिंक हुक इज़ द मॉडर्न टर्म। फेसबुक पे आप एक वीडियो देखने कहते हैं, आपने सिर्फ टाइम चेक करने के लिए मोबाइल उठाया था, लेकिन अल्टीमेटली आप व्हाट्सएप की दुनिया में चले गए या फेसबुक की दुनिया में चले गए। और क्यों हुक हो जाते हैं? बिकॉज वहाँ नॉवेल्टी मिल रही, नई थॉट्स मिल रही हैं। मेरा बहुत आसान रिकमेंडेशन होगा, किताब को अपने वर्क स्टेशन पर, यानी जब आप सोने लेट रहे हैं, बेडरूम के आसपास किताबें रखिए। जब आप किताब पढ़ने बैठेंगे ना, बहुत से लोग किताब पता है क्यों पढ़ते हैं? ताकि उन्हें सोते में नींद अच्छी आ जाए, क्योंकि किताब पढ़ के नींद आने लगती है, बोरियत का एहसास होता है, थकन होती है। तो आप अपनी एनर्जी को मोबाइल की जगह किताबों से करीब करें। एक तो आपका नींद पैटर्न भी अच्छा हो जाएगा, और एक अच्छी आदत है सोने से पहले कुछ पढ़ के सोना, एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। लेकिन ये होगा कब? जब आप किताबें बिस्तर के पास रखें, जब अपने बेडरूम शेल्फ के पास किताबें रखेंगे। यहाँ BJ Fogg कहते हैं वो आपको ट्रिगर करेंगे किताब। जैसे ये सामने गुलदान रखा है, मुझे बार बार ट्रिगर कर रहा है। यहाँ अगर पानी का ग्लास रखा होता तो मैं बार बार उठा के पी रहा होता। मॉर्निंग शोज़ में कॉफ़ी का ग्लास सामने रखा जाता है, मग सामने रखा जाता है, क्यों? ताकि गेस्ट उठा के पी ले जब उसे प्यास लगे। सो अल्टीमेटली अगर आप किताबों को अपने से करीब रखेंगे, अपने वर्क स्टेशन से, अपने बेडरूम स्टेशन से, तो किताबें उठाने का दिल करेगा। आसान अल्फाज, मोबाइल को दूर चार्जिंग पे लगाइए।
वर्क स्टेशन के अब पास तो ढूंढते हैं मैं उस जगह पे सोऊंगा जहाँ पे जो है ना सॉकेट करीब होगा। नहीं, सॉकेट दूर होना चाहिए। जब मोबाइल दूर चार्ज हो रहा होगा, दूर सॉकेट होगा, तो आपका कम उठाने का दिल करेगा। यूजली हम टाइम भी मोबाइल में चेक कर रहे होते हैं। भाई एक अच्छी पुराने ज़माने की घड़ी ले आइए, उसमें अलार्म लगाइए, वो लगा के उठिए। मोबाइल में अलार्म देखने लगाएंगे, स्विच ऑफ करेंगे, 4-5 नोटिफिकेशन भी चेक कर लेंगे। सो अल्टीमेटली गो इनटू द ट्रैप को समझिए, बिहेवियर को समझिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और साथ साथ लोगों की अपनी ज़िंदगी आसान करने के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी आसान करना। अब हम कॉर्पोरेट लेवल पे, पर्सनल लेवल पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, अपने घर में हम बहुत सारे लोगों के साथ रह रहे होते हैं। तो अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियों को आसान करना, उसको सहल करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये हमें ज़रूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है आपकी ज़िंदगियों के अंदर, आपके इर्द गिर्द के माहौल के अंदर। अगर एक बंदा दूसरे का काम बांट ले, ऑफिस की अगर हम बात करें, घर की अगर बात करें कि एक शख्स दूसरी जो है ना वो बहन का काम बांट ले, भाभी ने कर लिया तो जी नंद ने देख लिया, तो मतलब ये चीज़ें कितना अच्छा माहौल क्रिएट कर सकती हैं अगर हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। 2016 में रिक वेरिन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक ऑथर है, जिन्होंने एक रिसर्च की हार्वर्ड बिजनेस में स्कूल में। वो कहते हैं कि अगर कोई अपने दफ्तर पर या कोई अपनी वर्क प्लेस पर अपने स्ट्रेस को कम करना चाहता है ना, बहुत आसान तरीन काम है। अगर सीनियर मैनेजर एक लोअर मैनेजर के पास जाके बोले तुम परेशान हो, नहीं मैं परेशान तो नहीं, तुम परेशान हो, ऑटोमेटिक सी बात है नीचे वाला तबका परेशान होता है माली हालात इश्यूज़ में। अभी मॉर्निंग शो में आ रहा था तो मेरे साथ कोई भाई ड्राइव कर रहे थे, तो मैंने उनसे गपशप लगाना शुरू कर दिया, और भाई क्या करते हो, क्या सैलरी है, क्या चल रहा है। मुझे 100% पता है वो बंदा परेशान हो। कराची के हालात आपको पता है ना, सारे मसाइल का हल ही माली है। तो मैंने कोशिश की मैं 2-3 मिनट उसको दूँ, कोई ना कोई बात समझा दूँ, बिकॉज मुझे भी बड़ी एंजाइटी हो रही थी, क्योंकि मुझे एक मीटिंग है 12 बजे और मुझे शो में भी लेट हो गया। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी एंजाइटी को दूर करता हूँ। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कह रहा है कि तुम अपने दफ्तर में ही किसी ऐसे इंसान को ढूंढे अपने वर्क प्लेस पर, उसकी एंजाइटी को कम करो, उसकी काउंसलिंग करो, उससे 4-5 ही बातें कर दो, उसको हंसा दो, तो तुम्हारा एंजाइटी लेवल डाउन हो जाता है। सबसे बेस्ट टेक्निक है अपने वर्क प्लेस। इसी तरह घर में आपके मेट्स काम करती हैं, बहुत से चौकीदार है, गली का गार्ड है। मैं जिस गली में रहता हूँ इलाके में, मैंने गार्ड से अच्छी दोस्ती की हुई है, और मैं गार्ड को 3-4 बातें सिखाता रहता हूँ। जब भी मैं बहुत डाउन हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा स्ट्रेस रिलीज होता है। अच्छा, हमारा एटीट्यूड क्या होता है कि हम स्ट्रेसफुल हैं तो जी किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, या गुस्सा करेंगे, या हमारा बिहेवियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, या मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये हमारे बिहेवियर्स हैं। वैसे इमोशन को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इमोशन को सरप्रेस कर रहे होते हैं, दबा के रख रहे होते हैं। मैं क्यों बताऊँ मैं परेशान हूँ, मैं क्यों बताऊँ कि मसला क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं किसी जगह पर कहते हैं ना, ज़िंदगी में एक दोस्त ज़रूर बनाइए, कोई एक मेंटोर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट आपकी लाइफ में होना लाजमी चाहिए, चाहे वो आपकी वालदा या आपकी दोस्त क्यों ना हो, जहाँ आप अपने इमोशन को प्रोसेस कर रहे हो। जब तक आप बात दिल में रखेंगे, बार बार सरप्रेस करेंगे, तो वो कहीं और गुस्सा, वो कहीं वो नेगेटिव एनर्जीज ना कहीं और निकल रही होंगी। मैंने आपसे क्या अर्ज़ किया कि वर्क प्लेस पर, गली में, मोहल्ले में, दोस्त यार में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर ढूंढिए। अब फॉर एग्जाम्पल अपने गली के गार्ड को दास्तानें सुना रहा हूँ यार, ऑफिस में क्या हुआ, वो बेचारा क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं करेगा, या वो मेरी कहीं बाहर जाकर ऑफिस में आके बता देगा आपके बारे में ऐसे बातें कर रहा था। लेकिन मेरा प्रोसेस करने के कुछ तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ये कि आप अंडरस्टैंड करें कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जहां आप अपनी एनर्जीज़ को उसके साथ शेयर कर रहे हो और अपने आप को थोड़ा सा लाइट महसूस करा रहे हो। चाहे वो खुदा की बारगाह भी हो सकती है। बहुत से लोग नमाज में, मस्जिदों में जाके देर तक बैठते हैं। न्यू ईयर की रात बहुत से लोग बारगाह में तो दुआ करते, परवरदिगार आने वाला साल बेहतर कर दे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी थी। बिल्कुल ऐसे ही। और बात वही ना, हम शो में बार बार मैं कहती हूँ, अक्सर ये बात कहती हूँ, न्यू ईयर पे भी मैंने कही कि देखिए पॉजिटिविटी ढूंढिए। पॉजिटिविटी जो है ना वो मुस्बत सोच जब आप अपने अंदर पैदा करेंगे तो वो लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म होगी। समझ ने बहुत सारी पॉजिटिव बातें की, मैंने कुछ आपसे स्टार्ट में पॉजिटिव बातें की, वो यकीनन आप तक ट्रांसफॉर्म हुई होंगी। सोचें ज़रूर कि जो है ना वो एक अमल होता है ना कि मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि इतनी दुनिया भाग रही है, इतना हम चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, काम हमारे ऊपर है, डिजिटली हम बहुत सारी चीज़ों में एक वक्त में 6 एप्लीकेशंस खोल के चीज़ों को देख रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा होता अक्सर के हो क्या रहा है। तो ऐसे में एक ब्रेक लेना, एक पॉज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे आप वो बैठकर एक कॉफ़ी के मग के साथ अपनी बालकनी में ले लीजिए, चाहे वो दरख्त के नीचे बैठकर ले लीजिए, चाहे वो आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए और सोचिए, वॉक कर लीजिए। लेकिन इसको सोचने के वक्त बिस्तर पे लेटकर अपने बारे में ज़रूर सोचिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं और इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो जब आप ये सोचेंगे तो ऐसे समझ ने बहुत सारी आपको बातें बताई, बहुत सारी
टिप्स आपको दी कि आगे आने वाले साल में आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ ख़राब नहीं है। हम अपने अंदर अपनी चीज़ों को बेहतर करना शुरू करेंगे तो आसपास और चीज़ें और माहौल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। समझ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो एंड गिविंग अस रियली रेलेवेंट टिप्स, और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ पर आपसे ब्रेक तलब करते हैं, ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन सिटी एट 10, और आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा मौजू है वो ये है कि साल जो है वो नया तो आगाज़ हो गया है, लेकिन इस साल में बहुत सारी तब्दीलियाँ लानी हैं हमें अपने अंदर भी और बेहतरी की तरफ बढ़ना है। तो आज हम उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो एक और ऐसी तब्दीली है कि इंसान अपने अंदर चेंज लेकर आता है, और हम ये देख रहे होते हैं कि जब भी कोई औरत माँ बनती है तो उसके अंदर वैसे ही अल्लाह ताला ने नेचुरली बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं। अल्लाह ताला हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और आपकी जो है वो दिमाग भी चेंज होता है, आपकी बॉडी चेंज हो जाती है। तो हम ये समझ रहे हैं इन ट्रांसफॉर्मेशंस को हमें कैरी कैसे करना है, इनसे निमटना कैसे है, ये आज हम बात करेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक न्यू बॉर्न को दुनिया में लेकर आते हैं, एक इंसान को दुनिया में लेकर आते हैं, तो यकीनी तौर पर आपकी वो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रही होती है। हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। फिज़िकली तो मैंने आपको बताया, वज़न बढ़ गया, कैसे कंट्रोल होगा, क्या होगा, इस चीज़ पर तो बात होगी। साथ साथ मेंटली जो चेंजेस आ रहे होते हैं, हम बहुत सारे चैलेंजेस पर ख़वातीन निमट रही होती हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि पोस्टपार्टम का एक टाइम होता है। अब उस पोस्टपार्टम में होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में लोग डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे होते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही होती, छोटा बच्चा होता है उसको भी हैंडल करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ समझ नहीं पा रहे होते, घर को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, उन हार्मोनल चेंजेस से भी निपटना है। तो ये सब कुछ कैसे बैलेंस हो सकता है, और इसमें किस तरीके से जो है वो अपने आप को आपको कैरी करना चाहिए, और उनको कैसे आप साइमल्टेनियसली बैलेंस कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातिमा साहिबा मौजूद हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सहर। और साथ साथ मरियम असद खान भी, आप फिटनेस ट्रेनर हैं। मरियम, आपको भी वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन ये कि ये पोस्टपार्टम टर्म है, इसको समझना कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये जो हम बात करते हैं कि इतनी चेंजेस आते हैं, कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो किस तरफ लीड कर रहे होते हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक डिलीवरी हो गई, लेकिन उसके बाद जो है ना वो ख़वातीन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। एकदम से बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। कैसे आपने उन तमाम चीज़ों को कैटर करना है? एक्चुअली पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेसिकली इसके बहुत डिफरेंट लेवल हैं। इट कुड बी जस्ट माइल्ड पोस्टपार्टम, जिसको हम ब्लूज़ कहते हैं, बेबी ब्लूज़, और इट कैन लीड टू सिवियर डिप्रेशन। तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ताकि वो प्रेगनेंसी चल सके, बच्चा माँ के अंदर पनप सके। जब यही चेंजेस ख़त्म होती हैं और प्रेगनेंसी के बाद का जो परप्यूरियम का टाइम है, जो बेसिकली 6 वीक से 3 मंथ्स तक का होता है, इसमें बॉडी वापस चेंज होने लगती है। लेकिन क्योंकि वो जो हार्मोन्स का सडन रिवर्स होने लगता है, इससे द फीमेल बॉडी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और द थिंग इज़ दैट इसमें लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा इसके साथ अकोमोडेट कर लेते हैं और उनके हार्मोन्स स्मूथली रिवर्ट बैक होते हैं, और बहुत से केसेस में, ऑलमोस्ट 6 to 20% केसेस में, वो जो हार्मोन्स का रिवर्सल होता है या जो सडन चेंजेस होती हैं हार्मोन्स की, वो फीमेल की बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू करती हैं। सेकेंडली, जैसे अभी आप कह रही थी कि पोस्टपार्टम एरा एक डिफरेंट ही एरा है। उसमें माँ की अपनी शुरू से एक्सपेक्टेशंस थी एंड प्लान्स थे कि बीइंग अ मदर मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। अब वो थोड़ा सा प्लान पूरा नहीं होता तो शी फील गिल्टी कि शायद मैंने तो ये प्लान किया था, बेबी के लिए यूँ करूँगी, मैं नहीं कर पा रही होती। देन शी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस। वो दिन में भी जाग रही है, वो रात में भी जाग रही है, वो अपनी बॉडी को ले भी कि बॉडी शेमिंग में भी जाती है कि मैं मोटी हो गई हूँ और मेरी फिगर अच्छी नहीं है। एंड देन शी हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमारी सोसाइटी सपोर्ट ही नहीं करती इस बात को, दे डोंट एक्सेप्ट कि उसको हार्मोन्स वापस जा रहे हैं, वो इस सडन चेंज से उसको इस वक्त थोड़ा सा टाइम चाहिए, सपोर्ट एंड रिलीव। अगर थोड़ा सा गुस्सा भी करेगी तो एवरीबडी गेट हाइपर विद देम। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जो एग्जेजरेट करते हैं ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन को। एंड इसीलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पोस्टमार्टम डिप्रेशन का, वो ज़रूरी है कि पेशेंट जब हमारे पास आती है वो जो आस के आप बोलें
भी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट डिडंट से एनीथिंग, हम कहते हैं तुम बताओ मसला क्या है। तो जब वो बोलना शुरू करती हैं, दिस इज़ द ओनली इलाज बेसिकली, क्योंकि वो बोलना तो चाह रही थी, शौहर ने नहीं सुना, किसी और ने नहीं सुना, और सुना भी तो कहा कि तुम एग्जेजरेट कर रही हो, नो हम सब ने डिलीवरी कराई है, व्हाट्स न्यू विथ यू। सो द थिंग इज़ दैट 6 to 20% औरतें ऐसी हैं जिनके लिए ये चीज़ नहीं है, वो नॉर्मल वुमेंस में नहीं आ रही, उनमें एग्जेजरेशन ज़्यादा है। तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड एड्रेस दैट। बिल्कुल ऐसे, और अगर उसको वक्त पे ना किया जाए तो वो सिवियर हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। वो आपको सिर्फ वो 6-8 हफ्तों तक नहीं, वो कई महीनों तक जो है ना वो आपकी पूरी जिंदगी। हाँ। भी रिपोर्ट हुई है, बच्चों से मोहब्बत ख़त्म तक भी हुई है कि वो बच्चे को उठाना भी नहीं जो है ना वो चाह रहे होते हैं, कि इतना ज़्यादा ये सिवियर केसेस भी मैंने देखे हैं कि भाई वो अब कहते हैं मैं इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहती, ये क्यों है, और ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मतलब ये सिवियर केसेस भी हैं, और हेलुसिनेशंस भी होती है बहुत। तो उसको लगता है कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो रहा है, सांस नहीं ले रहा बच्चा, या वो अपने बच्चे में कुछ और देखती है, या इमेजिन हर प्रेशर, सारी रात जाग रही है, सारा दिन जाग रही है, बच्चा ज़रा से भी रोता है तो एज अ मदर शी वांट टू रन एंड टेक केयर ऑफ द बेबी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस हार्मोनल चेंजेस प्लस सेल्फ गिल्ट, ये मिल के फीमेल को इस हद तक ले जा सकता है कि 1 to 2% केसेस में पोस्टपार्टम डिप्रेशन में फीमेल इवन कमिट सुसाइड या फिर वो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इट हैज़ टू बी एड्रेस एट टाइम, समझें कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको एड्रेस करें। अच्छा, ये एड्रेस जो है वो कैसे करना है, कौन करेगा, क्या होगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन मरियम, साथ साथ हमारे जैसे भी सहर ने भी कहा कि बॉडी शेमिंग फौरी तौर पर शुरू हो जाती है, यार तुम्हारा वजन नहीं कम हुआ अभी तक, तुम्हारा बेबी कितना बड़ा हो गया अभी। अच्छा, ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद मेरी बेटी 2 साल की है माशाल्लाह, और मेरा प्रेगनेंसी वेट जो था 90 kg था। तो मैं खुद अपने आप में बुरा फील करती थी कि ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो गया, मैं ठीक कैसे होंगी, मैं वापस अपने जोन में कैसे जाऊंगी। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। वही बात आती है डिप्रेशन की। तो वर्कआउट जो होता है ना, वर्कआउट आपके मतलब मेंटली स्ट्रेस जो होता है उसको ख़त्म करता है। तो अक्सर होता है सी सेक्शन होता है, नॉर्मल डिलीवरीज होती है, तो बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो मैं खुद सिजेरियन हूँ, मेरा सी सेक्शन हो चुका है। तो सी सेक्शन वाली जो ख़वातीन होती है उनका जो वर्कआउट प्लान होता है काफ़ी टाइम के बाद जाके स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका जो है सीजर हुआ होता है तो आप फ़ौरन से वर्कआउट नहीं कर सकते। तो वो ज़्यादा टेंशन वाली बात आ जाती है कि कब हमारा वर्कआउट स्टार्ट होगा, कब हम डाइट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मदर फीड पे मदर जो होती है वो डाइट भी नहीं कर सकती प्रॉपर। वो इसी वजह से, क्योंकि बेबी फीड कर रहा है तो आपको बेबी के लिए सारी चीज़ें करनी है, तो आप डाइट भी नहीं कर सकते। फिर कुछ टाइम के बाद जैसे कि सी सेक्शन वाले जो लोग होते हैं, मतलब सी सेक्शन वाली जो ख़वातीन होती है वो 2 to 3 मंथ्स के बाद जाके बेसिक वर्कआउट पे आती है ना। और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें ये है कि आप 40 डेज़ का रेस्ट लेने के बाद आप बेसिक वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 90 kg पे चले गए, 100+ चले गए तो आप वापस अपने जोन में नहीं आ सकते। ये चीज़ नामुमकिन है। ये सिर्फ हमारी मेंटली वो है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना वो एक टाइम अपना बाय कर सकते हैं, जब आपको लगे ना कि आपका बेबी छोटा है और आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि अभी मैं एकदम से जो है ना वो दुबली और स्मार्ट नज़र आना शुरू ना हो जाऊं, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। आप थोड़ा सा जो है ना फोकस जो है वो यहाँ चेंज कर लीजिए। और ये मेरे ख्याल से ये हस्बैंड्स को भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना जरूरी है, क्योंकि ये शुरू हो जाता है, यार तुम कितनी मोटी हो गई हो, घर वाला जो आ रहा होता है तुमने वजन कम नहीं किया, तो आप जो है ना उन चीज़ों को प्रोसेस ही ना करें। आप एक कान से सुने दूसरे कान से बाहर निकलें। और आपके पार्टनर को इसमें साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, यार तुम कितनी मोटी होगी, तुम्हारा वजन कम नहीं होगा। तो ये फीमेल खुद भी समझे कि बीइंग रैशनल एकदम से तो वेट लॉस नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो अपनी बॉडी में जो कहते हैं फील कॉन्फिडेंट विथ योर स्किन, तो वो अगर शुरू करें तो डजंट मैटर। अच्छा, बहुत सारी टिप्स दी जा रही होती है ना मरियम कि आप जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो कुछ एक्सरसाइजेज भी बताई जाती हैं, जैसे आप जो है वो पाँव की एक्सरसाइजेज करें, पेट की एक्सरसाइज करें, इनहेल एक्सहेल करें। तो कितनी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं, छोटी छोटी टिप्स ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं विद अ वेरी यंग बेबी, जो आपका 1-2 महीने का भी है, तो आप उसके साथ स्टार्ट करें एंड देन फिर आप सिवियर वर्कआउट की तरफ जाएं अगर आपकी हिम्मत है और अगर आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि छोटे छोटे वर्कआउट्स ऐसे, जैसे कि मैंने बात की बेसिक वर्कआउट में आपकी काफ़ी सारी चीज़ ऐसी आ जाती है, स्ट्रेचिंग आ जाती है, योगा आ जाता है। योगा पार्ट ऑफ योगा बहुत अच्छी चीज़ है आपके मतलब डिलीवरी के बाद, क्योंकि योगा ऐसी चीज़ है कि आप उस पर इंटेंस वर्कआउट नहीं है, बिल्कुल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट आपको करना है, क्योंकि आपकी जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है उससे भी आपका काफ़ी मतलब जो है फ़र्क पड़ता है। आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। 40 डेज़ के बाद, 1 महीने के बाद आप वर्कआउट को स्टार्ट कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं आता।
ये है कि स्लोली आपका वेट, आपकी बॉडी इंचेस कम होती है, लेकिन डेफिनेटली होती है। हर चीज़ की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप कंसिस्टेंस है अपने साथ, अपनी डाइट के साथ। कहाँ से लेना है, स्टार्ट क्या हो? स्टार्ट ये होगा कि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है ना, तो उसके बाद का स्टार्ट ये होता है कि बंदा सोचता है कि कब हम स्टार्ट लें, लेकिन सोचना नहीं है, आपने स्टार्ट लेना है डेली से। अगर आपने 10 मिनट अपने लिए निकाल लिए, 15 मिनट निकाल लिए, 20 मिनट, इस तरह करते करते टाइम बढ़ाते जाए। 45 मिनट मैक्सिमम बहुत है आपके लिए। तो आप स्टार्ट ऐसे ले सकते हैं, वॉक से स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप वर्कआउट भी करेंगे तो वो आप नहीं कर सकते। तो वॉक से आप स्टार्ट ले सकते हैं। आपने एक हफ्ते वॉक कर ली, एक हफ्ते के बाद आपने कुछ स्टेप्स ऐड कर लिए वर्कआउट के, प्रेगनेंसी के बाद, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने स्टेप्स को बढ़ाते जाए। रेप्स बढ़ा दें आप, अपने सेट्स बढ़ा दें। वैसे 3 सेट्स होते, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आप कितना कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जब आप वर्कआउट करेंगे तो बच्चे के साथ आपका जो मेंटली स्ट्रेस है वो भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि वर्कआउट से स्ट्रेस कम होता है। ये तो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को दिमागी तौर पे जो है ना वो कंपोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है कि यार अब मुझे ये भी करना है, क्योंकि हम अमूमन ये समझ रहे हैं, और ये होता भी है कि देखें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खातून के ऊपर ही होती है। उसने छोटा बेबी भी देखना है, उसने छोटे बच्चे को रात में संभालना भी, क्योंकि अगर कोई और ले भी ले तो अल्टीमेटली वो बच्चा जो है ना वो माँ के पास ही आके जो है ना उसको सुकून होता है, वो फीड भी करना चाह रहा होता है। तो इन तमाम जो चीज़ें हैं उन सबको मैनेज कैसे आप कर सकते हो, और एक जैसे आपने कहा ना कि पुल करना है अपने आप को, तो वो कैसे होगा? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें एक साथ इतना कुछ आप देख रहे हैं, तो वो फिर वही वाली बात है, जब नहीं कर पा रहे हो तो आप वो फील कर रहे हो तो कि यार मैं तो ये मुझसे तो नहीं होगा। एक तो सबसे पहले मैं ये थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि सिजेरियन सेक्शन के बाद अब इमोबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जिस दिन हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं उसके नेक्स्ट डे पेशेंट को मॉर्निंग में मोबिलाइज कराते हैं, एंड द इवनिंग शी गॉट डिस्चार्ज। तो थिंक इस डर के वो स्टिचेस के ख़राब होने, टूटने का डर अब तो ख़त्म हो चुका है। सो जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज फीमेल को हम अब एंटीनेटली भी हम एक्सरसाइज करा रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब कुछ एंटीनेटल क्लासेस में वी गिव देम एक्सरसाइजेज दैट दे हैव टू डू, और वो जो एक्सरसाइजेज करती हैं उनसे देखें प्रेगनेंसी में आपको सिर्फ 12 kg बॉडी वेट बढ़ाना है। सही है। आपके प्री प्रेगनेंसी वेट से अगर आप पहले ऑलरेडी ओबीस हैं तो फिर 10-12 के बीच में आप रखें, नॉट मोर देन दैट। तो उस 12 kg में बेबी के पानी का वेट भी है, खुद बेबी का वेट भी है, प्लासेंटा का वेट भी है, फिर वो बॉडी का फ्लूइड है जो आपका जाएगा। मगर वो जाता कैसे है? द थिंग इज़ दैट दे डू सिजेरियन सेक्शन, और उसके बाद फिर वो 1-2 हफ्ता आराम करती हैं, और उसके बाद कहती हैं कि जी अब मैं शुरू करूँगी। वो जो इनिशियल पीरियड है, सेकेंड डे, फ्रॉम सेकेंड डे गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। अपने काम खुद करें, सीढ़ियाँ चढ़ें, कुछ नहीं होता, आधा घंटा तो घर में हर कोई वॉक कर सकता है। तो अगर वॉक करें ना तो वो जो बॉडी फ्लूइड है ना वो उस वक्त जाता है। बॉडी फ्लूइड की रिटेंशन ड्यूरिंग पीरियड्स भी हम देखते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी देखते हैं, पोस्टपार्टम में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो फ्लूइड रिटेंशन कम करना है। तो हाफ एन आवर वॉक इज़ वेरी इजी। और अब तो देखें जितनी रिसर्चेज आ रही हैं, दे सेड के ट्रेड मिल से ज़्यादा बेहतर वॉक है। तो वो आधा घंटा देखें फीमेल को निकालना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ गिल्ट से भी निकाले। बट ठीक है, आपको अपना आप अच्छा लगना है तो यू हैव टू टेक हाफ एन आवर फॉर योरसेल्फ, और हेल्दी भी है। एग्जैक्टली। अब मैं देखती हूँ, मैं वॉक के लिए जाती हूँ तो फीमेल्स अपने प्रैम लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके वॉक के लिए आई होती हैं। बट दिस इज चेंजिंग एंड दे शुड चेंज। सेकेंडली द थिंग इज़ दैट कि देखें अगर कूप अप नहीं कर पा रही है ना इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन में, बेसिकली हम पेशेंट से ऐसे कहते हैं सबसे पहली बात कि बात करो, बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है ना। बहुत सी केसेस में क्या होता है कि वो बात ही नहीं करती हैं, वो खुद ही बाथरूम में जाके रो रही है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ये भी हो सकता है कि अनड्यू सर में दर्द कह रही हो, पेट में उसको लगता है दर्द हो रहा है, क्रैम्स हो रहे हैं बॉडी में, क्राइंग स्पेल्स हो रहे होते हैं, या बहुत डिप्रेस है, हर वक्त सोती रहती है। सो ये साइन समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा नहीं है कि वो सुस्त हो रही है या वो नखरे कर रही है, दिस इज समथिंग विच इज़ मेंटली उसकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। देन हाउ यू हैव टू एड्रेस इट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम पानी, जो आपका हर बॉडी का, हमारी बॉडी में 70% पानी है। तो अगर आप पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो हार्मोन्स को, बॉडी की हर चीज़ को पानी खुद कंट्रोल कर रहा होता है। सेकेंडली प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, ठीक है, आपके बच्चे के साथ नहीं हो सकती, देन द फैमिली सपोर्ट कम, हस्बैंड की सपोर्ट है, फैमिली की है, इन लॉज की है, तो वो सपोर्ट आपको लेनी है। फिर अगर इन चीज़ों से भी आपका चेंज नहीं आता तो इवेंचुअली लाइक वी टेक फीमेल फॉर मेडिसिन। मगर जो भी वो मेडिसिन ले रही होती हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में भी जाता है, तो फिर हमें कंसिडर करना होता है कि हम कम मेडिसिन दें। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन पेशेंट को हम बताते हैं ना, यूजुअली हम उनको फिजियोथेरेपी के लिए भी आजकल भेज देते हैं कि थोड़ा जो 10 मिनट्स के लिए डॉक्टर के पास आई हैं, जो 15 मिनट्स के लिए फिजियोथेरेपी कर लें। सो एक्सरसाइज, माइंड, बॉडी चेंज, बाहर निकलें,
अब अगर मैंने इंग्लैंड में काम किया तो वहाँ तो सोशल ग्रुप्स का रिवाज है। पेशेंट आती है पोस्ट नेटल सोशल ग्रुप के लिए, आधा घंटा बैठ के जाती है, और सोशल ग्रुप में अननोन लोग हैं, आप उनसे बात करते हैं एंड यू शेयर योर प्रॉब्लम, फिर आपको पता चलता है जी मुझे भी ये प्रॉब्लम है, उसको भी ये प्रॉब्लम है। द थिंग इज़ दैट कि हमारे यहाँ पे तो ये आधा घंटा उसको कोई देता ही नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉज है वो रूट कॉज ये है कि हमारे यहाँ कोई लिसनर्स नहीं है। एग्जैक्टली। और जो लिसनर्स हैं भी वो उसको समझना नहीं चाहते। वो जुमला ये है ना कि लो हमने भी बच्चे पैदा किए तो ये तो तुम लोग नई नई टर्म्स लेकर आ रहे हो, ये क्या है। तो हम लोग जो ना होगा भी उस वक्त में जो औरतें होंगी वो इससे ज़्यादा बुरे बुरे फेजेस से गुजरेंगी, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था। आज लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, जैसे साइंस ने तरक्की की, मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं तो उसके बारे में पता है, तो लोग अब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये सुनना जो है ना वो बहुत ज़्यादा, सुनने वाला एक अच्छा अगर मिल जाए तो आप कहते हैं ना, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, वो आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, आपकी नंद भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके ससुर भी हो सकते हैं। बहुत सारे होते हैं ना क्या, एक बॉन्डिंग ऐसी होती है आपके बाप के साथ, आप बहुत सारी जो है ना वो आप अपने सारे प्रॉब्लम शेयर कर लें तो आपको रिलैक्स आप फील कर रहे थे। तो आपको कोई ना कोई कॉलर भी है हमारे पास, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शिजा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम शिजा जी, क्या कहना चाहती हैं आप शिजा? अच्छा सर, मैं ये कहना चाहूँगी बेसिकली कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर दिया जाए कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जिसमें औरत पहले ही बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होती है, इसमें फैमिलीज क्या रोल प्ले कर सकती हैं। लाइक बहुत सारी फैमिलीज हैं वो घर वाले ही जो है ना उसे बातें मारना शुरू कर देते हैं कि तुम मोटी हो गई हो, तुम्हारी बॉडी में ये चेंजेस आ गए हैं, तो मतलब और उससे फिर क्या जाता है कि वो उसको बहुत नॉर्मली ले सकती है, वो ले नहीं पाती। तो इस हवाले से मैं चाह रही थी कि आवाम को बताया जाए कि भाई मतलब किस तरीके से उसको नॉर्मल रखा जा सकता है। हाँ, अच्छा शिजा की बात में और भी ऐड कर लेगा आप दोनों ही, क्योंकि आप भी बीइंग अ मदर, ये सब हम लोग, मैं भी माशाल्लाह जो है वो 2 बेटों की जो है वो माँ हूँ, एक अभी रिसेंटली बॉर्न है। तो हम ये जो ना, आप जब भी किसी गैदरिंग में चले जाए, घर में जो लोग रह रहे होते हैं वो, या किसी गैदरिंग में चले जाएं तो फौरी तौर पे आपको सुनने को, यार तुमने अभी तक वजन कम नहीं किया, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि लो ये कपड़े तो तुमने पहने, यार तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर, है ना। तो ऐसा है, तो वो जो ख़वातीन बेचारी अपने आप को इतना बच्चे के साथ उसको तैयार करके आई होती है, वो एकदम से उनका जो ना वो लेवल डाउन हो जाता है। तो ये वो जो शिजा ने सवाल किया, फैमिली सपोर्ट कितनी मैटर करती है, और जो है ना ये चीज़ें किस हद तक जो है ना आप दिन ब दिन वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन लोग आपके अतराफ में पॉजिटिव नहीं है, आपका साथ नहीं दे रहे, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता मरीम? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे साथ ये चीज़ रह चुकी है। मुझे तो ये भी सुनने को मिला था कि आप तो फिटनेस ट्रेनर हैं, आपने अभी तक अपना वज़न कम नहीं किया। हाँ, वज़न कम करना मतलब मैं ये नहीं कहती कि बहुत आसान है और या बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर हर चीज़ टाइम मांगती है। टाइम के साथ साथ ही आप सेटल हो सकते हैं। जिस चीज़ का जो टाइम है वो टाइम लगेगा, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 6 मंथ्स हो। तो वही बात आती है लोगों की कि लोग हमारे यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। रही बात फैमिली की, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। 90% से ज़्यादा फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, हस्बैंड सपोर्ट होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हैं। क्योंकि एक माँ की नींद कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बीइंग अ मदर मतलब मेरी नींद कभी भी पूरी नहीं हुई अभी तक। मेरी बेटी माशाल्लाह 2 साल की हो गई है, लेकिन मेरी यही कंप्लेन है, मेरी नींद पूरी नहीं होती। तो नींद बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इन्होंने बात की कि नींद का जो पैटर्न होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस वाटर इनटेक वो भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से डाइट, वर्कआउट, और डाइट आप ना स्टार्टिंग से ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल 500 कैलोरीज कर ली, 1000 कैलोरीज कर ली, इस तरह की डाइट बिल्कुल भी नहीं। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कीजिए, पोर्शन कंट्रोल से स्टार्ट कीजिए। जब आप पोर्शन कंट्रोल स्टार्ट करेंगी तो आपको खुद फील होगा कि हाँ मैं डाइट कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं डाइट कर सकती हूँ। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है और कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, बस बात होती है सपोर्ट की। अगर आपके पास अच्छी सपोर्ट है तो आप सब चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हैं। सर आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? मैं तो पेशेंट से हमेशा कहती हूँ कि बीइंग रैशनल, आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो डोंट गिव योरसेल्फ अ टारगेट ऑफ 3 मंथ्स। लीजिएगा कि बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे हैं कि मैंने क्योंकि अब आपने सोशल ग्रुप्स की बात की, तो हमारे यहाँ चले वो फिजिकल सोशल ग्रुप्स तो नहीं है, लेकिन आप लोग सभी देखते होंगे फेसबुक पर कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जहाँ ख़वातीन इशूज़ डिस्कस कर रही होती हैं और ये सारी बातें हो रही थी। तो मैंने वहाँ पर कुछ ख़वातीन की जो है ना वो ये चीज़ें पढ़ी और देखा कि अब उनका कोई बच्चा हुआ है और छोटा है, अभी रिसेंटली रोता है धोता है। ज़ाहिर सभी बच्चे रात में क्रैंकी होते हैं, तकलीफ भी सबको रात में ही आ जाती है तो जो है ना वो भुगतना तो पड़ता है। तो हस्बैंड जो है ना वो उठते हैं और वो अगले कमरे में, क्योंकि उनको सुबह ऑफिस जाना है तो वो जी वहाँ जाके सो जाएंगे या वो। तो ये जो एक हम ये जो फैमिली सपोर्ट और ये पार्टनर सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तो इस हद तक जो है ना ज़रूरी है कि आप उसको बैठ के सुन लो, 2 मिनट देख लें, या कोई आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा लगता है हाँ यार चलो ठीक हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा, रादर देन कि आप उठें और जी मुँह निकाल के निकल जाते हैं। तो वो ख़वातीन तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा अपने रोने धोने फेसबुक पे करने पड़ते हैं उनको।
तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगिंस ऑफ द हस्बैंड फ्रॉम द टाइम शी गॉट प्रेग्नेंट। तो द थिंग इज दैट कि अब देखें हमारे पास एंटीनेटल जो क्लासेस होती हैं उसमें कपल आ रहा होता है। अब उसमें तो यूजुअली मैं कमाना छोड़ दूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली कीप्स ऑन सैटरडेज एंड दे हैव टू केम। और वो बहुत ज़्यादा एंटीनेटल क्लासेस नहीं है, पूरे 9 महीने में 4 दिन। और मैं पेशेंट से कहती हूँ हम अकेली मत आएँ, जब भी आपने आना है आखिर के 4 दिन लेने, बट टेक एंटीनेटल क्लासेस। देखिए अगर आप बाहर जाएंगे तो उनके पास एक सिस्टम है, एंटीनेटली दे हैव टू, वरना वो हर दफ़ा एंटीनेटली ये पूछते हैं कि हस्बैंड किधर है। सो द टाइम जब एंटीनेटल वो क्लासेस में आएगा, वो अंडरस्टैंड करेगा कि मेरी वाइफ किस किस चीज़ से गुजरेगी। एंटीनेटली यूजली हम उनको लेबर रूम भी दिखाते हैं, कि आप ये लेबर रूम देखें, ये डिलीवरी होगी। सो आई थिंक इज दैट ही हैज़ टू स्टार्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द टाइम शी गेट प्रेग्नेंट। जब तक वो आके सुनेगा नहीं, अगर सास के साथ या माँ के साथ वो आती रहेगी और हस्बैंड कभी आके सुनेगा नहीं कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ही हैज़ टू शेयर द पेन ऑल्सो। सेकेंडली ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डिलीवरी सूट में जो है वो हस्बैंड इन्वाइटेड होता है, यू नो। और आप देखें अब जहाँ मैंने फॉरेन में ट्रेनिंग की, काम किया, हस्बैंड इज़ मस्ट, ही हैज़ टू कम ऑन डिलीवरी। और एक सब बड़ी अच्छी चीज़ मैंने देखी जब मैं लंदन में काम करी थी कि जो जब डिलीवरी होती है तो होल नर्सेस क्लैप फॉर द फीमेल कि यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा, लाइक इट्स अ थैंकलेस जॉब फॉर फीमेल, शी हैज़ डन, शी हैज़ बेयर ऑल पेन एंड एवरीथिंग, एंड द सेकंड शी डिलीवर कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो ये पैटिंग करना, क्लैप करना, इट्स समथिंग विच वी अप्रिशिएट द फीमेल, दैट आप मोटी हुई हैं, कोई मसला नहीं है, तो आपने एहसान किया है पूरी फैमिली पे कि आपने अपनी बेबी को डिसफिगर किया, यू गिवन बर्थ टू अ बेबी, सो दिस इज द गिफ्ट यू गिवन टू योर फैमिली। सेकेंडली डिलीवरी सूट में हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है। जो डिलीवरी के मैंने बहुत देखे लोग के डिलीवरी के दौरान बेहोश हो जाते हैं, मेल हस्बैंड बेहोश हो जाते हैं, कि चीख पे वो बेहोश हो जाते हैं। तो हम उनसे कहते हैं जब वो होश में आते हैं तो हम कहते हैं कि आपने एक चीख नहीं उसकी नहीं सुन पाए, आप सोचें वो कहाँ से गुजर रहा है। मुझे आपने कहा ना बेहोश हो जाते, तो मुझे अपने हस्बैंड के आगे उनको हॉस्पिटल में आके उन्होंने कहा कि आप साइन कर दें, इनका सी सेक्शन होगा और इन्हें इमरजेंसी में जो है, आई वाज होपिंग फॉर नॉर्मल विद माय फर्स्ट चाइल्ड, तो उन्होंने कहा आप साइन कर दें। तो मोहसिन के जो है ना वो हाथ कांप रहे थे कि मैं कैसे करूँगा, क्या होगा, नहीं मैं नहीं कर, मैंने कहा करो, हमें करना है, हमें करना है, हमारे पास टाइम नहीं। तो ऐसा होता है, तो आप रियलाइज़ करते हैं एंड द डे उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ये है कि वो मोमेंट आपको ज़रूर याद दिलाता है आज तक कि नहीं कि आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। तो ये बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के अंदर के जो अगर आप थोड़ा सा उस वक्त अपनी जो है ना वो वाइफ को या अपनी बहन को, अपनी बहू को या किसी को भी आप सपोर्ट करते हैं तो उसको ज़िंदगी भर वो चीज़ें याद रहती हैं और वो उनके साथ चलती हैं। बाहर इसी नोट पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ वर्कआउट्स के बारे में भी बात होगी कि कैसे आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको कैसे मोटिवेट करना है और अपना वज़न कम भी कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हवाले से और पोस्टमार्टम में पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, मुझे कुछ नहीं करना और आप बैठे रहें इंतज़ार करें कि सब कुछ खुद ही बेहतर हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। हेल्दी और फिट रहना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक माँ का जो है ना वो फिट होना, हेल्दी होना, एक्टिव होना इसलिए ज़रूरी है कि उसने ना सिर्फ अपना ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। तो जब तक आप खुद फिट नहीं होंगी, हेल्दी नहीं होंगी, ये सारे काम आप कैसे करेंगी। तो मरियम कुछ टिप्स दे दीजिए कि कैसे वर्कआउट कर सकती हैं और अपने कंफर्ट जोन में भी रहें। जब आपको लगता है 1 महीने बाद आप कर सकती हैं, डू इट। आप दूसरे दिन कर सकती हैं, डू इट। अगर आप 4 महीने बाद कर सकती हैं देन डू इट, लेकिन करें ज़रूर। तो मरियम कब और कैसे और क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सुबह के टाइम वर्कआउट कर ले या शाम के टाइम कर ले, क्योंकि मदर्स के पास टाइम का बड़ा इशू चलता है। तो मैं ये कहूँगी जब आपके पास टाइम मिल रहा है आप अपने लिए हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप निकालें। सही है। स्टार्टिंग आपको वार्म अप से करनी है। वार्म अप कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वार्म अप आप कर सकते, स्लो जॉग से, हाई नीज से, मतलब बेसिक हाई नीज होती है उससे आप कर सकते, और बॉडी के कुछ मूवमेंट्स होते हैं उससे आप जो है वार्म अप कर ले। वार्म अप करने के बाद थोड़ा सा आप वर्कआउट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 राउंड्स आप करेंगे 10 रैप्स के, 15 रैप्स के, 12 रैप्स के, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रैप्स ऐड करना चाहती है। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टार्ट में आपने बिल्कुल ना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, लो इंटेंसिटी वर्कआउट से स्टार्ट लेना है। जैसे आपके आगे जंपिंग जैक्स आ गए, मैं जंपिंग जैक्स ये नहीं कहूँगी कि आपका बहुत फास्ट वाला या बहुत जंपिंग वाला हो। बेसिक जंपिंग जैक्स आ गए, बेसिक आपकी हाई नीज आ गई, फास्ट फीट आ गई, आपकी स्लो जॉग आ गई, रनिंग आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर अगर आपके पास घर के अंदर कुछ वेट्स है जैसे 2 kg 1 kg के वेट्स है तो उसके अंदर आप कुछ वेट्स की वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, साइड रेजेस, डंबल कर्ल्स, पंचिंग, ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं।
और आगे सिटिंग वर्कआउट, जैसे चेयर आपके घर में सबके मतलब आपके क्या किसी के सबके घर में ही मौजूद होती है। चेयर तो ऐसी चीज़ होती है कि हर घर में मौजूद है, तो आप चेयर वर्कआउट भी कर सकते हैं। चेयर वर्कआउट में आपका बस सिंपल सी वेरिएशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेग को आप चेयर के ऊपर से राउंड करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपका ये 1 लेग कंप्लीट, फिर चलते मूव करते अदर साइड में भी आपका वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने किया। फिर सिटिंग क्रंचेस हो गए आपके, सिटिंग क्रंचेस के अलावा आपके सिटिंग आपके लेग रेजेस हो गए, राइट एंड लेफ्ट हो गए। काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हैं। फिर आपका मैट वर्कआउट आता है। मैट वर्कआउट भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जैसे सोफे पे ही आप कर सकते हैं या चेयर पे कर सकते हैं। आपने मैट लगाया सोफे के ऊपर या चेयर के ऊपर, आपके लेग्स आ जाती है तो आपने क्रंचेस कर लिए, सिटअप्स कर लिए, फिर राइट एंड लेफ्ट कर लिए, क्रिस क्रॉस कर लिए। काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हैं, जो कि बेसिक में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप अपने वर्कआउट का पूरा पैटर्न बनाए कि आपको 45 मिनट में कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह करनी है। कि स्टैंडिंग वर्कआउट आपको 10-15 मिनट का करना है, 10 मिनट का आपको सिटिंग करना है और 15 मिनट का आपको मैट वर्कआउट करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है वर्कआउट में, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद बॉडी जो होती है, हमारे मसल्स पंप होते हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए हमने करनी होती है स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। और स्ट्रेचिंग से बहुत बॉडी भी अच्छी फील होती है, माइंड भी अच्छा फील होता है। तो बस ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस आप करना चाहे तो। और करना आपने, ये कोई आपको पुश नहीं करेगा। जो चीज़ आप खुद अपने आप से अहद करके कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि जो है ना, ये आपको खुद ही वो पुश करने वाली बात जो है वो आपको एक दफ़ा बोलेंगे, 2 दफ़ा बोलेंगे, लेकिन जब तक वाकई अगर आपकी विल नहीं होगी और आप नहीं अच्छा लगना चाहेंगी, आप अपने आप को बेहतर और अच्छा फील और एक्टिव फील नहीं करवाना चाहेंगे, कोई और नहीं करा सकता। तो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। करें, उठें अपने बिस्तरों से, अपनी चीज़ों से। आप बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन जो है वो साथ में अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़्यादा। हम दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं एट टाइम, लेकिन साथ साथ अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वक्त अब ख़त्म हो रहा है, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। तो डॉक्टर साहब, जो पोस्टमार्टम से गुजर रही हैं ख़वातीन, उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगी कि वो कैसे से निपट सकती हैं, स्ट्रेस आउट ना हो, चीज़ों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो कंसल्ट योर डॉक्टर और उनसे जाके बात करें, बिकॉज इसके बहुत से स्टेजेस, जैसे मैंने कहा, हो सकता है माइल्ड स्टेज। अच्छा, डॉक्टर का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ तो डॉक्टर्स भी ऐसी नहीं सुनती नहीं है ना बात। ये भी ख़वातीन के बड़े मसाइल हैं। एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपकी बात को सुने, वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना मैटर करती है। आते हैं, कहते हैं हम आपके पास आए इसलिए कि आप सुकून से बात सुनती है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी बात सुने, कि पेशेंट की बात में ही उसकी बीमारी है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। फिर उसके बाद अगर आपकी माइल्ड है तो ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंजेस, मैंने कहा 10 to 14 ग्लास वाटर, हाफ एन आवर की वॉक, और हम ये भी कर सकते हैं कि 10,000 स्टेप पर डे, तो हम 5,000 स्टेप से ले जाते हैं। एंड देन हम उससे कहते हैं एंड्रॉइड फ़ोन है, दिन में जितना भी घूमी वो फ़ोन या वॉच तुम हाथ में पहन लो, तो उससे कम से कम ये होता है कि बहुत ज़्यादा अब जो सोचती हैं कि मैं किसी को बुला के आवाज़ दे दूँ, जब वो देखती हैं आज मेरे स्टेप नहीं हुए तो किचन तक चली जाती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली जो टिप है, जो बेसिक टिप है, मोबिलाइज योर सेल्फ वेरी अर्ली। जितनी अर्ली मोबिलाइज होंगी, आपकी बॉडी से फ्लूइड जल्दी जाएगा, हार्मोन्स बेहतर होंगे। वेट के बारे में मत सोचें, क्योंकि आप जितना सोचते हैं, बॉडी से प्रोडक्टिंग हार्मोन निकलता है, वो आपको मोटा भी मजीद करता जाएगा और आपका वेट रिड्यूस भी नहीं होगा। तो वो स्ट्रेस हार्मोन है बेसिकली, तो उसको रिलीज नहीं होने दें। और अगर आपको फिर सिवियर है तो यू नीड टू टेक मेडिकेशन। बहुत दफ़ा होता है कि हम सिवियर होता है और हम उसको कहते हैं जी फला दवा ले लो, दिमाग को थोड़ी देर सुकून मिलेगा। वो एक हफ्ते बाद आती है, कहती है मैंने नहीं लिया, अगर मैं सो जाऊँगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो अगर खुदा न खास्ता आपको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन चली गई, तब भी बच्चे बहुत बुरे हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ उनको डिप्रेशन है, वहाँ फैमिली को सपोर्ट देना है उनको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये तो टॉपिक ऐसा है कि आप ज़ाहिर है ख़वातीन के तो इतने सारे इश्यूज़ होते हैं, चीज़ें चैलेंजेस होती हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर उन टॉपिक्स के साथ आएँ, बात करें और आपको अवेयर करने की कोशिश करें। तो उसलिए हमने और अपना भी कंट्रीब्यूशन डाला। अब आपका कंट्रीब्यूशन है कि आपने कैसे हेल्दी और फिट रहना है और अपना ख्याल कितने अच्छे तरीके से रखना है। थैंक यू मरियम, आपने वक्त दिया। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। और अमशा कमल को दीजिए इजाज़त, पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।